हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सीयूटी अड्डा 24/7 के ऊपर। और आज हम लोग करने वाले हैं थर्ड चैप्टर का वन शॉट, जिसके अंदर हम लोग सारे कॉन्सेप्ट को इजीली समझने वाले हैं कि किस तरीके से इसके अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट है। और सबसे बड़ी बात है, यहां पे हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे। तो पहले दो चैप्टर्स के अंदर हमने देखा था कि हमारा चार्ज क्या था, रेस्ट के ऊपर था। उसकी वजह से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड को देखा, पोटेंशियल को चेक किया, और देन उसका जो सेकंड पार्ट है चैप्टर नंबर 2 का, कैपेसिटर, वहां पे चीजों को हम लोगों ने समझने की कोशिश की। अब यहां पे जो हम लोग बात करेंगे, यहां पे हमारा जो चार्ज है अब क्या आ जाएगा, मोशन के अंदर आ जाएगा, और उसकी वजह से क्या क्या चीजें होती हैं, उन सारी चीजों के बारे में जिक्र करने वाले हैं। तो आप लोगों के लिए मोटिवेशनल कोड, हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, और बोर्ड और सीयूटी के अंदर वही टॉप करेगा जो करेगा मेहनत बहुत सारी। तो यहां से आगे आप सभी को मेहनत करनी है अपने सिलेक्शन की तरफ, बोर्ड के अंदर अच्छा परफॉर्म करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमारा इस चैप्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो एक दिमाग में बिठा लीजिए, अगर मैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, साथ ही साथ अगर मैं सीयूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर से सीधे सीधे 3 से 4 सवाल आप सभी से पूछे जाते हैं सीयूटी के एग्जाम के अंदर, जिससे आप सभी के यहाँ पे। और इस चैप्टर की अगर पूरी की बात करूं तो बेसिकली 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। लास्ट में आप लोगों का ब्रिजेस वाला पार्ट है, जिसके अंदर आप लोगों से ब्रिजेस से रिलेटेड चीजें पूछी जाती हैं। बीच में आप लोगों का रेजिस्टेंस वाला पार्ट है, और स्टार्टिंग में आप लोगों का करंट और उसकी रिलेशनशिप से रिलेटेड आप लोगों का क्या है, पार्ट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यानी कि 3 पार्ट्स बनते हैं, और तीनों में से एक सवाल आप सभी का आना यहां पे निश्चित होता है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात यह आती है कि सर यहां पे सबसे बड़ा वर्ड यही है कि सर करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है। तो बेटा आप सभी जानते हो कि इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो पहले क्या था, जब हम लोग जब इलेक्ट्रिक चार्ज था हमारा, उसकी स्टडी कर रहे थे, जब वो रुका हुआ था तो उसको हम लोगों ने क्या बोला था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोला था। लेकिन अब यहां पे क्या है, हमारा चार्ज क्या आ गया, मोशन के अंदर आ गया। और जब ये मोशन के अंदर है तो हम लोग जब इसकी स्टडी करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब सबसे बड़ी बात आती है कि सर करंट क्या होता है, फिर करंट की बात हम लोग कर लेते हैं। तो देखो आप सभी ने चार्ज को देखा हुआ है। अब चार्ज की बात जब की गई थी तो अब यहां पे हम लोग देखेंगे कि सर चार्ज पर यूनिट टाइम कितना है, कितना फ्लो कर रहा है, यानी कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करते हैं। कहां से? थ्रू द कंडक्टर की बात हम लोग यहां पे करेंगे कि यार मेरे पास कोई भी कंडक्टर। अब ये कंडक्टर कौन होता है? बोले सर कंडक्टर की जब हम लोग बात करते हैं तो कंडक्टर वो प्राणी होते हैं जिसके अंदर करंट इजीली फ्लो हो जाता है। साथ ही साथ यहां पे हम लोग सिंपली बोले तो सर इसके अंदर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम होता है। राइट है, यानी कि सर हम लोग सीधा सिंपल बोले तो क्या हुआ, कंडक्टर ऐसा है कि जिसके अंदर हमारी करंट इजीली फ्लो हो जाता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल मान लीजिए आप लोग, बहुत कम होता है। सीधा सिंपल मैं ये बोलूंगा, बहुत कम। अब होता तो है लेकिन बहुत कम होता है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात आती है कि सर यहां पे अगर हम लोग करंट की बात करें तो करंट क्या हुआ, एक्चुअली मैं सीधा सीधा अगर मैं यहां पे बोलूं तो करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोला सर आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी है। अभी क्यू बाई टी का मतलब क्या है, ये तुम्हारा क्या है, चार्ज है। ठीक है जी, और ये तुम्हारा क्या है, यहां पे अगर मैं बात करूंगा तो ये तुम्हारा है टाइम। अगर यहां पे चार्ज और टाइम की बात की है तो आप लोग बोलोगे कि सर यहां पे देखो अब क्या हुआ, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी है, यानी कि सर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। आप लोगों का हुआ। अगर मैं इसी को देखूं तो एक छोटे टाइम इंटरवल के लिए आप लोग जब इसको निकालते हो, छोटे टाइम इंटरवल का मतलब क्या हुआ कि बोला सर मैंने ये बोल दिया कि I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई डी टी, आप सभी बोल सकते हो। ठीक है जी, अब इसको क्या बोलते हैं अभी मैं आपको समझाऊंगा। सेकंड चीज आप सभी को पता होना चाहिए कि कई बार आप लोगों का रिलेशन पूछ लिया जाता है कि बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर हुए या कितने फ्लो कर रहे हैं। इस तरीके से अगर सवाल में पूछ लिया जाता है तो आप लोग क्या बोलोगे, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। देखो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 के अंदर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा था, जहां पे आप लोग क्या बोलोगे, बोले सर क्यू बराबर क्या होता है, एन ई आप सभी का होता है। अगर क्यू बराबर एन ई होता है तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, आई इज इक्वल टू ये हो जाएगा एन ई डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है, टी। एन ई डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है, टी आप सभी का हो जाता है। तो एन इज इक्वल टू क्या आ जाता है, बोले सर आई इंटू टी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ई आप सभी का देखने को मिल जाएगा। यानी कि ये रिलेशनशिप भी आप सभी की एक इंपॉर्टेंट आ जाती है इसके अंदर कि भैया आई टी इंटू में क्या हो जाएगा, ई आप सभी का हो जाएगा। ये भी आप लोगों के लिए क्या है, एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। अगर मैं यहीं पे इसकी बात करूं, बोला सर यूनिट क्या हो जाएगी, बोला सर चार्ज की बात करते हैं तो कूलम होता है, इसकी बात करते हैं तो क्या होता है, सेकंड होता है। बोला राइट है, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या बोलोगे, बोला सर और हम लोग इसको क्या बोल देंगे, बोला सर एम्पियर, हम लोग सीधा सीधा इसको बोल देते हैं। सेकंड चीज आप लोगों को पता होना चाहिए, कई बार आप लोगों से 1 एम्पियर की परिभाषा पूछ ली जाती है या आप लोगों से उसकी डिफिनीशन पूछ ली जाती है। तो भैया 1 एम्पियर क्या होता है, बोला सर 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड।
यानी कि सर जब आप लोगों का 1 कूलम चार्ज है 1 सेकंड के अंदर फ्लो कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, 1 एम्पियर। आप सभी इसको कह देंगे सीधा सीधा, ठीक है। अब यहां पे बात आती है दो चीजों की और की, बोले सर यहां पे हम लोग बोल सकते हैं इंस्टेनियस करंट क्या होता है और एक आप लोगों का होता है एवरेज करंट क्या होता है। जब इंस्टेनियस करंट की बात की जाती है तो एक पर्टिकुलर एक इंस्टेंट की जब हम लोग बात करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, इंस्टेनियस करंट आप लोगों का कहलाता है। तो चलिए इसको भी थोड़ा सा जानने की कोशिश कर लेते हैं। अब यहां पे आप लोग आगे बढ़ेंगे तो आप सभी के सामने एक और चीज है कि बोले सर करंट की बात हम लोग यहां पे कर लेते हैं कि करंट कितने टाइप का होता है, किस तरीके से होता है। तो यार आप लोगों ने पढ़ा कि करंट क्या होता है, बोले सर अगर मैं करंट की बात यहां पे करता हूं तो करंट आप सभी के सामने आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था करंट, बोले सर फ्लो की बात हम लोग कर रहे हैं, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है। क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज की बात है। तो ये आप लोगों का क्या आ जाएगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज की बात हम लोग यहां पे कर लेते हैं। बोलो हाँ कि ना, बोला भैया बिल्कुल है, बोलो मान गए हैं। अगर करंट की बात करोगे तो दो तरीके से आप लोग इसको डिफाइन करते हो। एक आप सभी का होता है यहां पे एवरेज करंट, दूसरा होता है इंस्टेनियस करंट। क्या हुआ, एक तो आप सभी का हो गया एवरेज की बात हम लोग यहां पे कर रहे हैं कि भैया एवरेज करंट क्या होता है। अब और एक आप लोगों से बोला जाएगा कि भैया एक इंस्टेनियस करंट क्या होता है, जिसको आप लोग बोलते हो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात हम लोग यहाँ पे करते हैं। बोलो सही है, इंस्टेनियस करंट की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो दिमाग में बिठा लेना, आप लोग बैठे हो, मैंने आपको बोला कि बेटा हम लोग गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी चलाने के बाद में बताइए कि हमने 2 सेकंड के अंदर कितनी स्पीड से हम लोग चल रहे थे, या हम लोग बोल रहे हैं कि कितना एवरेज मेरा था। तो मैं आपको बोल दूंगा कि सर इतना एवरेज है, बोलूंगा कि सर 0 से लेके 5 सेकंड के अंदर हम लोगों ने इतनी स्पीड से चले हैं, इतना ट्रैवल किया है, तो इस वजह से इतनी इसकी हमारी सारी वैल्यूज है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बोलूं कि बेटा जैसे आप लोग, एक बच्ची है राधिका, अब मैंने बोला कि बेटा राधिका ये बताओ कि अब राधिका के साथ मैं बैठ के जा रहा हूं, ठीक है। अब मैंने बोला कि बेटा इस टाइम पे बताओ कि कितनी स्पीड से हम लोग चल रहे हैं, तो वो बताएगी कि सर अभी 9:13 हो रहा है और अभी जिस स्पीड से हम लोग चल रहे हैं वो है हमारी 80 किलोमीटर की, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो बोला उस इंस्टेंट के ऊपर, यानी कि सर एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करें या एट एनी इंस्टेंट की बात करें, उस पर जब आप लोग बात करोगे तो वो आप लोगों का क्या कहलाता है, बोला सर वो कहलाता है इंस्टेनियस वैल्यू। क्या कहलाता है, इंस्टेनियस वैल्यू कहलाती है उस इंस्टेंट की जब बात की जाती है। तो न्यूमेरिकल्स में कैसे पहचानोगे, जब भी एवरेज लगा हुआ है तो आप लोगों को पहचान लेना है इन t इज इक्वल टू 2 सेकंड, अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो देन आप लोग सीधा सीधा बोलोगे कि सर ये आप लोगों का क्या पूछ रहा है, एवरेज करंट पूछ रहा है। और आई क्या लिखोगे, बोला सर आई इज इक्वल टू डेल क्यू बाई डेल टी आप सभी का हो जाता है। बोलो हाँ कि ना, डेल क्यू बाई क्या हो जाता है, डेल टी। और इसको आप लोग क्या बोलते हैं, बोलो सर इसको हम लोग बोलते हैं चेंज इन चार्ज। चार्ज की बात है कि चार्ज में कितना चेंज आया है, क्या है, चेंज इन चार्ज की बात है, ठीक है। दूसरा हम लोग बोलेंगे चेंज इन टाइम। क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं चेंज इन टाइम की बात आप लोग यहां पे करते हो। तो यहां पे देखिए अगर मैं चार्ज की बात करता हूं तो चार्ज को क्या लिखोगे, बोलो सर डेल क्यू को आप लोग लिखते हो यहां पे, बोलो क्या लिखोगे, बोलो सर Q2 माइनस Q1 आप सभी का हो जाएगा। और डेल टी की बात करोगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बोला सर T2 माइनस T1 आप सभी का हो जाता है। तो इस तरीके से जब आप लोग सॉल्व करोगे तो आप लोगों को इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। दूसरे की अगर मैं बात करता हूं, किसी एक इंस्टेंट की बात करते हैं या एट एनी इंस्टेंट पे हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, तो यहां पे लिख लीजिए इंस्टेनियस करंट क्या होता है। बोलो सर इंस्टेनियस करंट का मतलब होता है एट एनी इंस्टेंट की बात है, एट एनी इंस्टेंट की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। इंस्टेंट की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, तो एट एनी इंस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, बोला सर टी में क्या आएगा, फिर बोला सर टी के सामने लिखा आएगा एट टी इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू 2 सेकंड लिखा होगा। और इसको पहचानोगे कैसे, बोला सर आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोला भैया डी क्यू बाई डी टी आप सभी का हो जाता है। क्या हो जाता है, डी क्यू बाई डी टी आप सभी का हो जाता है। अगर इसकी मैं यहाँ पे बात करता हूं तो आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी आप सभी का है। तो इस तरीके से एवरेज और इसकी बात हम लोग करते हैं। जैसे न्यूमेरिकल्स में आप सभी से पूछा जाएगा, मान लीजिए कोई भी इक्वेशन दे दी है, बोला टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 है, अगर हम लोग बात करें तो देन आप सभी से पूछा जाएगा कि बताइए यहाँ पे इन t इज इक्वल टू 2 सेकंड करंट कितना होगा, एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड करंट कितना होगा। तो इस तरीके से आप सभी से पूछा जाएगा, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। एक और कॉन्सेप्ट आप सभी का होता है जिससे सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है, आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है ये कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट में क्या कह रहा है, तुमसे पता क्या किया जाता है, तुमको चार्ज, आपको करंट दे दिया जाता है। आपको क्या दे दिया जाता है, करंट दे दिया जाता है। मान लीजिए कि करंट की इक्वेशन आप सभी को दे दी है, बोला सर करंट की इक्वेशन आप सभी को दे दी है, मान लीजिए कि करंट की इक्वेशन दे दी है, हाँ, टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस में 1, इस तरीके से दे दिया। अब आप सभी से पूछा जाएगा कि बताइए फाइंड चार्ज। क्या बोला जाएगा बेटा, आपको बोला जाएगा फाइंड चार्ज की बात है कि भैया चार्ज बताओ कितना होगा, इसकी बात आप लोगों को बोली गई है। तो फाइंड चार्ज की बात अगर यहाँ पे बोली गई है तो अब इसको देख लेते हैं क्या होता है। अगर चार्ज में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए आई इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, डी क्यू बाई डी टी आप सभी के लिए है, बोला बिल्कुल है सर। और यहां से अगर डी क्यू निकालना है, डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोला सर आई डेल टी आप सभी का है। और आपको बोला जाएगा यहाँ पे टाइम के लिए भी बोल दिया जाएगा, बोला सर टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड टू
t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। तो इस तरीके से आप सभी को दिया होगा। तो बेटा आपको याद रखना है कि जब भी इस तरीके से आपको कोई भी सवाल दिया जाता है जिसके अंदर आपसे चार्ज पूछा जाए, तो चार्ज के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, बोलो सर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो 0 से मान लीजिए q तक इसको किया, ये क्या किया जाएगा, टाइम जो भी दे रखा है बोले सर 2 से 5 सेकंड दिया गया। तो इस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व करते हो तो आप सभी के सामने क्या आता है, बोलो सर ये आ जाएगा q इज इक्वल टू आप लोगों का 2 से लेके 5 और i dt। यानी कि सर आपको दिमाग में बिठा लेना है कि जब भी आप लोग उससे चार्ज से रिलेटेड चीजें पूछी जाए तो चार्ज का आप लोग क्या बोलोगे, बोलो सर यहाँ पे चार्ज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जो भी दे रखा है वो और i dt आप सभी सीधा सीधा लिख दोगे और यहाँ पे क्या लिख दोगे, लिमिट्स लिख दोगे। यानी कि सर यहां से आप लोग इसको सॉल्व करते हैं तो dq इज इक्वल टू i dt आप सभी का ये कॉन्सेप्ट होता है, याद रख लीजिएगा यहां से आप लोगों के लिए। तो ये इंटीग्रेशन करके सॉल्व करना पड़ेगा तब जाके आप सभी के सामने इसका कॉन्सेप्ट आता है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि सर इसके अंदर क्या है। इस पे बेस्ड सीयूईटी के अंदर सीयूईटी 2022, 23 और 24 सब में इसके ऊपर सवाल पूछा गया इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो आप लोग इस सवाल को, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से दिमाग में जमा लीजिए, अच्छे से दिमाग में छाप लीजिए, जिससे आप सभी के दिमाग में ये सारी चीजें बैठ जाए। अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ जिससे चीजें को आप लोग समझ पाएंगे। अब अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। सबसे पहले देखो आपको मैंने सिखा दिया है कि क्या क्या चीजें होती है, किस तरीके से इसके अंदर इंस्टेनियस होता है, किस तरीके से एवरेज होता है, जिसको आप लोगों ने बहुत आसानी से समझ लिया होगा। अब सबसे बड़ी बात, एक और चीज आप लोगों को जाननी है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। आइए अब यहां पे देखो आप लोगों का एक रिलेशन है, उस रिलेशन को मैं पहले समझा देता हूं, देन आप लोगों के लिए है। देखो ये आप लोगों का क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक कॉन्सेप्ट होता है। देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक कॉन्सेप्ट होता है, आप सभी को पता होना चाहिए। कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इधर उधर मूव करते हैं। अगर ये इधर उधर मूव कर रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जब भी बात करोगे तो अगर मैं इनका एवरेज निकालूंगा ना तो उस केस में क्या होगा, वो जीरो आएगा। क्यों, क्योंकि सर कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कहीं भी भाग रहा है, यानी कि रैंडम मोशन कर रहे हैं। लेकिन सर कल को क्या होता है कि अगर मैं इसको बैटरी से कनेक्ट कर दूं तो उस केस में क्या हो जाएगा, इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे। यानी कि सर यहां पे क्या हुआ कि हमारा कंडक्टर है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके इन्फ्लुएंस में आ रहा है और उस केस के अंदर क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागेंगे और जिस वेलोसिटी से वो भागेंगे उस एवरेज वेलोसिटी को हम लोग क्या बोल देते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दिमाग में बिठा लीजिए, क्या बोल देते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग उसको कह देते हैं। तो चलिए एक सेकंड के अंदर हम लोग इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है उसको जानने की कोशिश करते हैं, जिससे आप सभी के सामने चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले देखिए मैंने एक कंडक्टर बना लिया है नॉर्मल। देखिए कंडक्टर मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, तो एक चीज करता हूँ मैं पूरे को यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखो एक कंडक्टर की बात हम लोग करते हैं, तो यार देखो सिंपली क्या हुआ, एक कंडक्टर हम लोगों ने ले लिया है, ठीक है जी। तो देखो ये तुम्हारे सामने क्या है, कंडक्टर है, ठीक है जी, मान गए हम कंडक्टर ले रहे हैं। तो ये कंडक्टर पहले बनाना पड़ेगा, बोला बना लिया, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या हुआ, कंडक्टर बनाने के बाद में मैंने इसको इससे कनेक्ट कर दिया, ठीक है जी, इसको इससे कनेक्ट कर दिया है, ठीक है जी, ठीक है जी, इसको इससे कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। इसके अंदर कौन है, बोला सर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो ये सारे के सारे क्या है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं, ठीक है जी। अभी मैंने कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगाया, याद रखिएगा हमने कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं अप्लाई किया है। अगर एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं किया है तो मैं ये बोलूंगा कि सर यहाँ पे क्या हुआ कि बोलो सर कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई किधर भाग रहा है, मान लीजिए कि इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर मतलब ये रैंडम मोशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं, कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर नहीं जा रहे हैं। अगर मैं इस टाइम पे इसकी एवरेज निकालूं तो क्या होगा, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये है क्या है बेटा, ये तुम्हारा है कंडक्टर। अगर इस कंडक्टर की बात कर रहे हो, अगर मैं इस केस में इसकी एवरेज निकालना चाहूं तो क्या होगा, बोला सर अगर मैं इसकी एवरेज निकालना चाहूंगा तो यू एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोला सर u1 प्लस u2 प्लस u3 और टिल द एंड ऑफ कहां तक जाएगा, बोला सर un तक, क्योंकि n नंबर हो सकते हैं और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, n। क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाई n आप सभी का आ जाएगा। और आप सभी से अगर पूछा जाए कि बताइए भैया यहां पे जो ये एवरेज है, एवरेज कितना आएगा, अगर मैं एवरेज की सिंपल बात करूं कि बोला सर एवरेज कितना आएगा, तो आप सभी बोलोगे कि सर रैंडम मोशन कर रहा है और जब भी ये रैंडम मोशन करेगा तो उस केस के अंदर आप सभी की एवरेज वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी आप सभी की आ जाएगी 0। बोलो सर ये तो बिल्कुल करेक्ट है, कितनी आ जाएगी, बोलो सर 0 आ जाएगी। अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात यहां पे करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, इनिशियल एवरेज वेलोसिटी की बात है, ठीक है जी। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब सेकंड केस मैंने लिया, मैंने बोला कि सर सेकंड केस ले रहा हूं और सेकंड केस के अंदर क्या हो रहा है कि जो हमारे पास ये प्राणी है इनको मैं क्या कर रहा हूं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में लेके आ रहा हूं। अब मैंने क्या किया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में मैं लेके आ रहा हूं। अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में लेके आओगे तो ये क्या है, दोनों के दोनों कनेक्ट हो गए। मैंने बोला ठीक है जी, ये लो, किससे कनेक्ट किया है,
बोलो सर किससे कनेक्ट किया है? बोलो सर इसकी कनेक्ट की बात करते हो तो मैंने क्या किया है, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है जी। ये लो, ये मैंने क्या किया है, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। बोला ठीक है भैया, अगर ये बैटरी से कनेक्ट हो गया है तो ठीक है, मान गए। अगर बैटरी के कनेक्ट हो गया है तो ये बैटरी का पॉजिटिव है, ये क्या है, नेगेटिव है। तो ये तुम्हारी क्या है, बैटरी है। और बैटरी है तो आप सभी को पता है कि अगर ये पॉजिटिव है तो ये वाला पॉजिटिव होगा, ये वाला नेगेटिव होगा। और इलेक्ट्रॉन्स को क्या होता है, पॉजिटिव से प्यार होता है, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे। क्या करेंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है आप सभी को अगर याद हो तो भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप सभी की क्या हो जाएगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव आप सभी की होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव आप सभी की होती है। बोलो हाँ कि ना। अगर ये पॉजिटिव टू नेगेटिव आप सभी की होती है तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? बोलो सर इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? बोलो सर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही। बोलो हाँ या ना, ये हो गई आप लोगों की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉन्स, आप देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट में बताता हूँ, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो आप सभी जानते हो कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगाएगा? बोले सर अपनी डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में। यानी कि ये क्या करेगा, आप लोग की अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव तो ये क्या करेगा, इसको अपनी डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। उस केस के अंदर जो इसकी एवरेज वेलोसिटी आएगी अब वो जीरो नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि सर सारे के सारे एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं। यानी कि सर अब इनकी एवरेज जो वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगी? अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं बेटा, एवरेज। तो अब मैं मान रहा हूं फाइनल है तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस सर v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस में कितना हो जाएगा भैया, प्लस में vn आप सभी का हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय हो जाएगा n, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बेटा, n आप सभी का हो जाएगा। यानी कि v1 प्लस v2 प्लस v3 और टिल द एंड ऑफ vn डिवाइडेड बाय n आप सभी का हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे आप लोग बोलोगे कि v एवरेज नॉट इक्वल्स टू जीरो है, जीरो के बराबर अब नहीं है, ठीक है जी। इसको मान लो दूसरी इक्वेशन। अब मुझे बताइए, सीधा सिंपल मैं एक चीज बोलूंगा, सुनना ढंग से। मैं बोलता हूं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है तो क्या यहां पे फोर्स होगा या नहीं होगा? बोले सर ऑब्वियसली बात है, फोर्स तो होगा। जब आप लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है तो फोर्स तो होगा। अगर फोर्स होगा तो फोर्स कितना होगा, और फोर्स है तो ऑब्वियसली बात है एक्सेलरेशन भी होगा। क्यों? क्योंकि सर एक्सेलरेशन तो होगा ही होगा, ऑब्वियसली बात है। तो यहां पे मैं बोलूंगा कि देखो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां पे लिख लीजिए कि ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या हो जाएगा। बोला सर ड्यू टू, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता हूं तो इस पे क्या लगेगा, बोला सर फोर्स लगेगा। और F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बोला सर F इज इक्वल टू क्यू ई आप सभी का है। क्यों है, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो तो आप देखो यहाँ पे दो चीजें, या तो मैं मैग्नीट्यूड ले लूं या फिर मैं डायरेक्शन के साथ जाऊं। तो मैं डायरेक्शन के साथ जा रहा हूं तो क्या हो जाएगा, एफ का वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का क्यू ई वेक्टर। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या हो जाएगा, बोलो सर एफ का वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का ई, क्या हो जाएगा, माइनस का ई, माइनस का ई, ठीक है जी। ये तुम्हारे पास आ गया, तो मैं बोल देता हूं माइनस का, ये आप लोगों के पास आ गया है। अगर ये तुम्हारे पास आ गया माइनस का तो ऑब्वियसली बात है कि सर ये माइनस के अंदर है तो माइनस पे अपोजिट डायरेक्शन है, तो फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी होगा। भैया देखो फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी होगा, तो F इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए आप सभी का है, तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोला सर F अपॉन में M हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ माइनस का ई डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा M। तो ये तुम्हारे पास इक्वेशन आ गई है, तो इस इक्वेशन को नाम दे दो 3, ठीक है जी। अब सबसे बड़ी बात मेरे को एक बात बताइए कि सर अगर ये इसकी वेलोसिटी u1 से v1 हो रही है, u2 से v2 हो रही है, कुछ ना कुछ टाइम पीरियड लग रहा होगा। मैंने मान लीजिए t टाइम पीरियड के अंदर अगर ये हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है t1 t2 t3 टाइम पीरियड्स के अंदर अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो मैं सीधा सिंपल एक चीज कहूंगा। बोला सर क्या कहेंगे, बोला सर इसके अंदर मैं ये कहूंगा कि अगर ये टाइम पीरियड हो रहा है, चेंज वेलोसिटी में आ रहा है, टाइम के अंदर भी है, तो क्या यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन में नहीं लगा सकता? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करूं, बिल्कुल लगा सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ मोशन की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, बोला सर यहाँ पे हो जाएगा, बोला सर अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं u1 u2, देखो आप लोग जानते हो ना, फ्रॉम u1 टू v1 टाइम टेकन, देखो फ्रॉम u1 u2 u3 un change to v1 v2 v3 कहां तक जाएगा, vn इन t1 t2 t3 t4,
ठीक है जी, ये आपके पास है। तो फर्स्ट मान लो मैंने बोला कि अगर मैं बात करता हूं V1, तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, U1 प्लस A T1 हो गया है। इसी तरीके से अगर मैं देखूंगा तो V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोला सर U2 प्लस में A T2 आप सभी का हो जाएगा। और यहां से अगर इसको लिखोगे तो कहां जाएगा, Vn इज इक्वल टू UN प्लस में क्या हो जाएगा, A Tn आप सभी का हो जाएगा। अगर ऐसा है तो ये सारी वैल्यूज को क्या मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में नहीं लिख सकता, क्या इक्वेशन नंबर 2 में लिख सकता हूं? तो पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 2, क्या हो जाएगा, पुटिंग these वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 की बात हम लोग यहां पे करेंगे। तो यहां से क्या आ जाएगा, बोला सर V एवरेज इज इक्वल टू U1 प्लस A T1 प्लस U2 प्लस A T2 हो जाएगा। प्लस में कहां तक जाएगा, प्लस में जाएगा UN प्लस A Tn डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाई हो जाएगा n, डिवाइडेड बाई n। अगर ऐसी कंडीशन है तो अब देखो क्या हुआ, बोला सर जिस वेलोसिटी से ये लोग जा रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया, तो ये तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और आप लोग क्या करोगे, इसको थोड़ा चेंज कर लीजिए, तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस में टिल द एंड ऑफ कहां तक, UN तक जाएगा, डिवाइडेड बाई n कर दिया, इंडिविजुअल कर दूंगा, प्लस a कॉमन ले लेता हूं, तो a कॉमन लूंगा, अंदर क्या आ जाएगा, प्लस T1 प्लस T2 प्लस T3, ठीक है जी। और इस तरीके से अगर मैं देखूंगा तो कहां तक जाएगा, Tn तक जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, n, ठीक है। और ये जो तुम्हारा है इसको आप लोग बोलोगे, क्या बोल देते हो सर, ये आप लोगों का कहलाता है, यहां से देखो इसकी वैल्यू क्या है, बोला सर इनिशियली थी 0, तो ये तो हो गया 0 भैया, इसकी वैल्यू हो गई है 0। और इसकी बात करोगे तो ये तुम्हारा क्या होता है, इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोल देते हैं, रिलैक्सेशन टाइम हम लोग इसको बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, रिलैक्सेशन, ठीक है, टाइम हम लोग इसको बोल देते हैं, जिसको हिंदी में बोला जाता है विश्रांति काल। ठीक है जी, रिलैक्सेशन टाइम आप सभी का ये हो गया। अगर ये रिलैक्सेशन टाइम आप सभी का हो गया है तो इसके बाद में आप लोग निकाल लो, क्या हो जाएगा, बोला सर ये हो जाएगा यहां से VD इज इक्वल टू, और इसको क्या बोलते हो, टाउ से डिनोट करते हो रिलैक्सेशन टाइम को, किसको, रिलैक्सेशन टाइम को, टाउ को। तो क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा VD इज इक्वल टू ए टाउ आप सभी का हो गया। इसको नंबर दे दीजिए इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब यहां पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, सॉरी इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। So from equation number 3 and 4, अगर मैं 3 और 4 की बात करता हूं तो इससे क्या निकल रहा है उसकी बात कर लेते हैं। तो यहां से देखो क्या आ जाएगा, बोले सर ये आ जाएगा VD इज इक्वल टू, ए की बात कर रहे हो तो ए को रख दो, क्या हो जाएगा, माइनस का ई डिवाइडेड बाई m मल्टीप्लाई बाई टाउ। तो ये तुम्हारे पास है, ये तुम्हारे पास ये पूरी की पूरी वैल्यू आ गई है, ठीक है जी, ये तुम्हारे पास वैल्यू आ गई। लेकिन सर मैं तो मैग्नीट्यूड की बात करता हूं, तो मैग्नीट्यूड के अंदर कितना हो जाएगा, बोले सर VD इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई m मल्टीप्लाई बाई टाउ। तो तेरे को जो सॉल्व करना है ना बेटा, वो इसी से सॉल्व करना है। किससे सॉल्व करना है, इससे सॉल्व करना है। तो ये तुम्हारे सामने आ गया है इसका राइट आंसर। तो ये तुम्हारे आंसर आ गया। तो ये तुम्हारा आंसर होता है कि VD इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई m, क्या है, ई डिवाइडेड बाई m मल्टीप्लाई बाई टाउ। तो ये तुम्हारा हो गया है यहाँ पे पूरी कहानी जो आप सभी के लिए जाननी जरूरी थी, ठीक है जी। तो ये देखो यही था, कहा गया, वेक्टर फॉर्म में लिख लो, ये तो तुम्हारा क्या है, वेक्टर फॉर्म है, तो ये तो वेक्टर फॉर्म में लिख लो इसको, ये तो तुम्हारा वेक्टर फॉर्म है, ठीक है जी, ओके, वेक्टर फॉर्म के अंदर है, तो ये तो वेक्टर फॉर्म के अंदर हो गया। अब यहां से आप लोग देखोगे कि सर ये पूरा का पूरा कहानी आप सभी के सामने आ गई है। तो VD इज इक्वल टू क्या आ गया है, ई डिवाइडेड बाई m मल्टीप्लाई बाई टाउ। तो ई डिवाइडेड बाई m मल्टीप्लाई बाई टाउ, ये तुम्हारा क्या हो गया, यहाँ पे वैल्यू आ गई है। तो तुम लोगों ने इसको देख लिया और समझ भी लिया है, ठीक है जी। अब आते हैं आगे, एक टॉपिक और रह गया था, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जो आपका एक टॉपिक रह गया था, एक टॉपिक था आपका, कहां रह गया था, ये रहा, यहां पे आप लोगों का बोला गया है। अब देखो यहां पे आप सभी को पता होना चाहिए, आप लोगों ने एक रिलेशनशिप और होती है, उस रिलेशनशिप को आपको याद कर लेना है, जिससे आपके दिमाग में सारी चीजें हैं। देखो आप लोगों की एक रिलेशनशिप होती है, तो क्या रिलेशनशिप वाला टॉपिक आगे है, मैं उसको एक बार समझा देता हूं। देखो उससे पहले मैं आप सभी को बता देता हूं कि देखो अड्डा 24/7 के ऊपर लेटेस्ट बैचेस को और महापैक्स वगैरह को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो यूजिंग द कोड Y485, जिसके द्वारा आप लोग हमारे लेटेस्ट बैचेस के अंदर जुड़ के अपनी प्रिपरेशन है उसको अच्छे लेवल पे कर सकते हो। CUT 2025 की मैं बात करूं या आगे आप लोग बोर्ड की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो उसके लिए आप लोग इससे जुड़ सकते हो और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से करके अपने सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ सकते हो, ठीक है जी। अब यहां पे आता है एक, देखो ये रहा, यहाँ पे मोबिलिटी की बात की जाती है तो आपको पता होना चाहिए। देखो मोबिलिटी का मतलब क्या होता है, सिंबल क्या होता है, म्यू होता है। और मोबिलिटी क्या होती है, बोला सर मोबिलिटी का मतलब होता है आप लोगों का ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात है। तो क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, देखिए आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है जी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात है, पर यूनिट
इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो ये हमारा हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात है, यानी कि म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, वी डी डिवाइडेड बाई ई आप सभी का हो जाएगा, यानी कि सर ई डिवाइडेड बाई एम मल्टीप्लाई बाई क्या होता है टाउ और डिवाइडेड बाई ई, तो ई से ई चल जाएगा, क्या आ जाएगा ई टाउ डिवाइडेड बाई एम आप सभी का है। और यहां से आप लोग वी डी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, बोला सर म्यू ई आप सभी लिख सकते हो। तो ये तुम्हारा एक रिलेशन होता है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, बोला सर यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करते हैं तो मीटर पर सेकंड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वोल्ट पर मीटर आप सभी की हो जाती है। तो यार इसको ऊपर लेके जाओगे तो मीटर स्क्वायर डिवाइडेड में क्या हो जाएगा, इसकी कंप्लीट यूनिट हो जाएगी मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई में वी एस, ठीक है जी। ये आप लोगों का एक रिलेशन और हो जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, एक रिलेशनशिप होती है, देखो ये रही। अब आप लोगों को ये कुछ रिलेशन है, इनको याद रख लेना है। देखो वैसे तो इसकी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं होती है, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इसके जो रिजल्ट्स हैं उस पर काम करना है, रिजल्ट से बात करनी है। तो देखो आप सभी का एक रिलेशनशिप होती है किसके अंदर, अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे कुछ रिलेशनशिप्स हैं, इनको आप लोग दिमाग में बिठा लीजिए। अगर मैं बात करूं तो रिलेशनशिप किसके बीच में, बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है जी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, तो इसके रिलेशन है उसकी बात हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, बोला सर आई इज इक्वल टू, लिख लीजिए आई इज इक्वल टू क्या हो जाता है एन ई ए वी डी आप सभी का होता है, बोला राइट है सर। अगर मैं यहाँ पे वी डी की वैल्यू आपने पढ़ा हुआ है तो वी डी की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, अगर इसको मोबिलिटी के टर्म में लिखना चाहता हूँ, ये तो तुम्हारा नॉर्मल हो गया, क्या हो गया, ये तो तुम्हारा नॉर्मल हो गया। तो नॉर्मल आई इज इक्वल टू क्या होता है एन ई ए वी डी आप सभी का हुआ। और अब इसको अगर मैं मोबिलिटी की टर्म में लिखना चाहता हूं तो क्या हो जाएगा, इन टर्म ऑफ मोबिलिटी, इन द टर्म ऑफ मोबिलिटी की अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो क्या हो जाएगा, अगर मैं मोबिलिटी की बात करता हूं तो क्या हो जाएगा, बोलो सर मोबिलिटी के टर्म में क्या लिखोगे, बोलो सर म्यू बराबर क्या होता है वी डी बाई ई। अगर यहाँ पे वी डी की बात देखना चाहते हो तो क्या हो जाएगा म्यू ई आप सभी का हो जाएगा, तो रख दीजिए क्या हो जाएगा, बोलो सर आई इज इक्वल टू एन ई ए म्यू ई आप सभी का हो जाएगा। तो एक रिलेशन ये आप लोगों की आ गई है, ठीक है जी, एक रिलेशन ये आप सभी की आ गई है, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एन ई ए म्यू ए आप सभी का। तो ये रिलेशनशिप आपके अगर याद है तो पहले वाले पे आ जाइए थोड़ी देर के लिए। अब देखो यहां पे आ जाइए। अब आपको पता है देखो करंट डेंसिटी की बात करते हो तो क्या होगा, देखो रिलेशनशिप बिटवीन क्या होगा, यहां पे लिख लीजिए रिलेशनशिप बिटवीन, तो लिखिए रिलेशनशिप बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये लो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होती है उसको भी देख लेते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करते हो तो आइए सबसे पहले देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करते हो तो यहाँ पे देखो करंट डेंसिटी क्या होती है, बोलो सर करंट डेंसिटी का मतलब होता है करंट पर यूनिट एरिया की बात है। क्या होता है करंट पर यूनिट एरिया की बात है। अगर मैं किसी कंडक्टर के अंदर बात कर रहा हूँ तो ये कितना हो जाएगा, तो ये जे, इससे डिनोट करते हैं जे से, क्या हो जाएगा करंट पर यूनिट एरिया है। अगर करंट की बात करते हो तो आपको रिलेशन पता है ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू क्या था बेटा, आई इज इक्वल टू है वो एन ई ए वी डी आप सभी का है, ठीक है जी, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा ए, तो भैया ए से ए चला जाएगा, क्या हो जाएगा एन ई वी डी आप सभी का हो जाएगा, ठीक है जी। अगर हम लोग इसको लिखते हैं और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आई इज इक्वल टू जे का वेक्टर डॉट ए का वेक्टर आप सभी का हो जाएगा। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आप लोग जे इज इक्वल टू एन ई वी डी आप सभी का है। इसी के लिए एक रिलेशनशिप पे बेस्ड सवाल है, पढ़ लीजिए क्या बोला गया है कि कंडक्टर कैरीज अ करंट ऑफ 50 माइक्रो एम्पियर। तो देखो करंट कितना कैरी कर रहा है, करंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो करंट आप सभी का है यहाँ पे 50 माइक्रो एम्पियर। अगर 50 माइक्रो एम्पियर है तो 50 इंटू में 10⁻⁻⁶ आप सभी का हो गया है एम्पियर के अंदर, ठीक है। आगे बोला गया है इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल ऑफ द कंडक्टर इज 50 mm स्क्वायर। तो यार एरिया की बात है और एरिया कितना दे रखा है बेटा 50 mm का स्क्वायर दे रखा है। तो भैया मैं अगर यहाँ पे सिंपल बोलूं कि 1 mm की वैल्यू कितनी होती है, बोला सर 1 इंटू 10⁻⁻³ मीटर आप सभी का है, क्या हो जाएगा 1 इंटू 10⁻³ मीटर है, ठीक है जी। और अगर स्क्वायर करना है तो ये स्क्वायर करोगे mm का स्क्वायर करोगे तो ये कितना आ जाएगा, बोला सर mm का स्क्वायर करोगे तो 1 इंटू 10⁻⁻⁶ का मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आप लोगों का आ जाएगा। तो एरिया एक्चुअली में क्या बन गया, बोला सर ये हो गया 1 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर आपका हो गया। अब आपको कुछ वैल्यूज याद होनी चाहिए कि किस तरीके से कन्वर्जन होता है, तो उसको भी याद रख लीजिए कि जैसे अगर कहीं आपको 1 सेंटीमीटर अगर गिवन है तो इसको क्या लिखोगे 1 इंटू 10⁻⁻² मीटर आप सभी का होगा, ठीक है जी। अगर आपके सामने ये दे रखा है 1 इंटू 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा। अगर 1 mm दे रखा है तो 1 mm का मतलब होता है 1 इंटू 10⁻³ मीटर आप सभी का है। अगर 1 माइक्रो
मीटर दे रखा है तो 1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर हो गया है। 1 अगर नैनोमीटर दे रखा है तो 1 इंटू 10⁻⁹ मीटर हो गया है। 1 अगर एंगस्ट्रॉम दे रखा है तो उस केस में 1 इंटू 10⁻⁻ कितना हो जाएगा, 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर, ठीक है जी। 1 पैकोमीटर दे रखा है तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻12 मीटर, ठीक है जी। और 1 एफएम दे रखा है, एफएम का मतलब होता है बेटा फर्मी मीटर, क्या होता है इसकी अगर बात करते हो तो फर्मी मीटर आप सभी का है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा फर्मी मीटर, ठीक है, क्या हो जाएगा फर्मी मीटर। अगर ये दे रखा है तो ये हो जाएगा तुम्हारा फर्मी मीटर। अगर ये फर्मी मीटर दे रखा है तो उस केस में 1 इंटू 10⁻15 मीटर आप सभी का हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ ये रिलेशनशिप दे रखे हैं जिनके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। पैको क्या होता है इस तरीके से, और फर्मी मीटर क्या होता है, इनको याद रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से कई बार सवाल पूछ लिए जाते हैं कि भैया एफएम और इसको मतलब, अभी देखो यहाँ पे भी तो कन्वर्जन आया है, तो आपको कन्वर्जन करना आना चाहिए, तब जाके चीजें आसानी से हो जाएंगी। अगर ऐसा है तो देख लीजिए क्या बोलेगा, देन यू हैव करंट वैल्यू, करंट डेंसिटी। तो भैया करंट डेंसिटी क्या होती है, बोला सर करंट, अगर यहाँ पे देखोगे तो डेंसिटी इज इक्वल टू आप सभी का क्या हो जाएगा, बोला सर करंट डेंसिटी इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा करंट डेंसिटी इज इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया, ठीक है जी। करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोला सर करंट की वैल्यू है 50 इंटू में 10⁻⁻6 है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, बोला सर 1 इंटू में 10⁻⁻6 है। तो यहाँ से काटोगे कितना आ जाएगा भैया, सीधा सीधा देखो कितना आ जाएगा, बोला सर 50 था ना, 50 है, और नीचे भी कितना है 50 है, 50 मीटर है ना, ये कितना हो जाएगा 50 मीटर, 50 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा ना यार, ठीक है। 50 इंटू 10⁻⁻, ये तो 50 इंटू 10⁻⁻6 है। तो भैया देखो इससे ये गया, सीधा सीधा कितना आ जाएगा 1 आप सभी का आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आप सभी का करेक्ट है, 1 आप सभी का इसका आंसर आ रहा है। और यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है जी, क्लियर है। अगर मैं 1 mm स्क्वायर की बात करता हूं तो ये तुम्हारा होता है, ठीक है जी, ये क्लियर हो गया होगा सवाल। चलिए आगे अगर हम लोग चलते हैं तो मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। आगे अगर हम लोग जाते हैं तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। यहाँ से देखिए आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मोबिलिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनके रिलेशन मैंने बता दिया। अब बात आती है सर यहाँ पे ओम्स लॉ की। तो देखो ओम्स लॉ तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भैया वी बराबर क्या होता है, ये आर आप सभी का होता है। आर की बात करते हैं तो क्या होता है, रेजिस्टेंस बोला जाता है। और ये क्या काम करता है, बोला सर जो हमारा करंट फ्लो होता है उसके रास्ते में रुकावट उत्पन्न करने का काम करता है। कौन करता है, करंट की मैं यहाँ पे बात, करंट के रास्ते में कौन उत्पन्न करता है, बोला सर रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोला सर वी बराबर क्या हो जाता है, आई आर आप सभी का हो जाता है। और आर की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, वी बाई आई। यानी कि सर अगर रेजिस्टेंस हाई होगा तो करंट तुम्हारा क्या होगा, कम। यानी कि सर ये सीधा सीधा क्या करता है, रेजिस्टेंस क्या करेगा, अपोज करेगा, किसका करेगा, अपोज करंट फ्लो का। क्या है, करंट फ्लो, अपोज करंट फ्लो, यानी कि जो करंट फ्लो हो रहा है उसका क्या करता है, अपोज करता है। और सबसे बड़ी बात है कि V बराबर आई आर कब होगा, जब आप लोगों की फिजिकल कंडीशंस हैं, जैसे तुम्हारे टेम्परेचर हुआ, प्रेशर हुआ, एरिया हुआ, ये सारे के सारे क्या रहने चाहिए, सेम रहने चाहिए, तब जाके चीजें होती हैं। अब यहाँ पे ओम्स लॉ कौन सा होगा, बोला सर ओमिक डिवाइसेस क्या बोल सकते हैं, किसको बोलेंगे, या फिर ओमिक इक्विपमेंट हम लोग किसको बोलते हैं, बोला सर उनको बोलते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, यानी कि जिसमें V और I क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उसकी बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। दूसरा नॉन ओमिक कौन से होते हैं, बोला सर वो जो हमारे इसको फॉलो नहीं करते। हम नॉन ओमिक का एग्जांपल कौन सा है, बोला सर ये हमारा किसका है, बोला सर फॉरवर्ड बाइसिंग की जब बात करते हैं डायोड के अंदर, या डायोड को आप लोग ले सकते हो, उसके अंदर आप सभी का क्या होता है बेटा, ये आप लोगों का नॉन ओमिक डिवाइसेस होते हैं। तो ये नॉन ओमिक जो है, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। अगर मैं आगे की बात करता हूं तो आगे आप सभी के सामने आ गया है यहाँ पे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की जब हम लोग बात करते हैं। चलिए भाई देखो क्या है, द हिंड्रेंस, देखो क्या लिख रखा है, द हिंड्रेंस offered by the conductor to flow of current is called electric resistance। तो ये सारी कहानी है, इसको देख लेते हैं और ये कुछ रिलेशन है। तो देखो आप सभी जानते हो कि रेजिस्टेंस की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो R इज इक्वल टू क्या होता है, बोला सर R इज इक्वल टू V बाई आई होता है। ये तो नॉर्मल हमने पढ़ा हुआ है अभी भी, ठीक है। V बराबर क्या होता है, आई आर, ठीक है जी। लेकिन सर एक हमारा क्या होता है, R इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए भी आप सभी का होता है। ये क्या है, रेजिस्टेंस की बात है। यानी कि रेजिस्टेंस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ पे तुम्हारी लेंथ क्या है, एरिया क्या है, उस सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है जी। ये आप लोगों के पास है। अब यहाँ पे अगर आप लोग निकालते हो तो यहाँ पे क्या है, बोला सर ये है रो। रो का मतलब क्या होता है, नेचर ऑफ मटेरियल। क्या होता है, नेचर ऑफ मटेरियल की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये तुम्हारी क्या कहलाती है, रजिस्टिविटी, मटेरियल की बात है। इसको आप लोग क्या बोलते हो, ठीक है, इसको क्या बोल देते हो, इसी को आप लोग बोलते हो रजिस्टिविटी। क्या बोल देते हो, रजिस्टिविटी आप सभी इसको बोल देते हो, ठीक है। रजिस्टिविटी की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, रजिस्टिविटी। अब सबसे बड़ी बात ये देखो, मान लो सर आपने 2-3 चीजें पूछी हुई है, मैं आपको इसको निकालना चाहता हूं इन द फॉर्म ऑफ टाउ
और रेजिस्टेंस को। तो सबसे पहले मेरे को एक चीज बताओ, आप लोगों ने करंट पढ़ा हुआ है? बोला सर हाँ बिल्कुल पढ़ा है। I इज इक्वल टू एक रिलेशन थी, क्या थी? NEA VD थी। आप बोला भैया बिल्कुल था, ये तो हमने पढ़ा हुआ है। अगर VD आप सभी ने पढ़ा हुआ है, ये रिलेशन तो आप सभी ने अभी अभी देखी थी, थोड़ी सी देर पहले, 5 मिनट पहले ही देखी है। बोला राइट है सर। अगर मैं यहाँ पे VD की बात करता हूँ, थोड़ा दिमाग लगाना, अगर मैं VD की बात करता हूँ तो VD इज इक्वल टू क्या था? बोला सर EE डिवाइडेड बाई M मल्टीप्लाई बाई टाउ। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल था। तो अगर मैं I की बात करता हूं तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? NEA VD की जगह क्या आ जाएगा? बोला सर EE डिवाइडेड बाई M मल्टीप्लाई बाई टाउ। ये तुम्हारे पास आ गया, मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाता है? टाउ। ठीक है, ये समझ में आ गया। अगर ये आ गया तो अब सबसे बड़ी कहानी कि बोला सर E की बात भी कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी पढ़ा है। E बाई एल हो जाए, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बाई एल है, यानी कि पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ की बात है। क्या पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ की बात है? तो भैया वो भी हो जाएगा। तो उसको क्या लिखोगे? बोला सर यहाँ पे लिखेंगे, अगर मैं लिखूंगा, बोलो सर ये हो जाएगा E इज इक्वल टू V बाई एल, आप सभी का हो जाएगा। बोलो राइट है। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलो सर NEA E, और V की जगह क्या हो जाएगा? V, इसकी जगह क्या हो जाएगा? V बाई एम एल इंटू में टाउ। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अब यहां से लिखोगे तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलो सर NE स्क्वायर A, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? V बाई एम एल और टाउ। अब आपको पता है क्या है? आपको लिखना है इन द टर्म ऑफ रेजिस्टेंस। इन द टर्म ऑफ रेजिस्टेंस लिखोगे तो आपको पता होना चाहिए इसको V बाई एल, V बाई आई की कंडीशन बनानी पड़ेगी, तब जाके तो आपका रेजिस्टेंस बनेगा। बोलो बनेगा सर। तो I को इधर ले जाता हूं, इसको उठा के इधर ले आता हूं, तो भैया क्या बन जाएगा? V बाई आई इज इक्वल टू एम एल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? बोलो सर NE स्क्वायर टाउ और A। ये तुम्हारे पास है। अगर इसका कंपैरिजन करते हो तो क्या तुम लोग कंपैरिजन कर सकते हो? बोलो राइट है या नहीं है? बोलो सर कंपैरिजन कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? जल्दी बताओ, कंपैरिजन कर सकते हो नहीं कर सकते? बोलो सर बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर देखो ये तो तुम्हारा रेजिस्टेंस बन गया है। देखो V बाई आई है, रेजिस्टेंस बन गया है। अगर ये रेजिस्टेंस बन गया है तो ये तुम्हारा रेजिस्टेंस है, ये तुम्हारा L है, ये तुम्हारा A है, यानी कि रेजिस्टिविटी की एक्चुअली में वैल्यू क्या है? M अपॉन NE स्क्वायर टाउ। ये तुम्हारी क्या है? रेजिस्टिविटी की वैल्यू है। ठीक है जी, रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या आ गई है? अगर मैं यहां से लिखूं तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या आ गई है? रेजिस्टिविटी की वैल्यू आ गई है भैया M डिवाइडेड बाई N E स्क्वायर टाउ आप सभी का हो गया। ठीक है जी, N स्क्वायर टाउ आप सभी का हो गया। तो ये तुम्हारे पास आ गया। तो यहां से आप लोग बोलोगे कि सर रेजिस्टिविटी का एक रिलेशन हमें मिला है। क्या बोला है? कि रेजिस्टिविटी का रिलेशन देखोगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाउ के, यानी कि सर टाउ बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है रेजिस्टिविटी कम होगी, और टाउ कम होगा तो ऑब्वियसली बात है रेजिस्टिविटी क्या होगी? मेरी ज्यादा होगी। तो रेजिस्टिविटी की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है जी, तो यहां से आप लोगों ने रिलेशन निकाल लिया है कि भैया ML डिवाइडेड बाई NE स्क्वायर टाउ A आप सभी का हो गया है, और यहां से आपने देख लिया। अब यहीं पे एक और रिलेशनशिप होती है यार रेजिस्टिविटी की, अभी आगे जाके पढ़ोगे तो रेजिस्टिविटी की अगर कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी क्या होती है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी होती है। अगर रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बात है कंडक्टिविटी कम होगी, अगर रेजिस्टिविटी कम होगी तो कंडक्टिविटी क्या होगी भैया जी? ज्यादा होगी। तो ये दिमाग में बिठा के रख लीजिएगा। ठीक है जी, ये दोनों केसेस को आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा कि अगर इनकी रिलेशनशिप की बात करते हो तो रेसिप्रोकल होता है ये। तो कंडक्टिविटी क्या होती है बेटा? रेसिप्रोकल आप सभी की होती है। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है जी, रेजिस्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है जी, दिमाग में बैठ गया है। तो ये आप लोगों ने रेसिप्रोकल की बात कर ली है। ठीक है, चलो अब यहाँ से आगे चलते हैं। आगे चलते हुए चीज़ों को देखते हैं। ठीक है जी, वहाँ पे जाके चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो रेसिप्रोकल की बात होती है। चलो आगे चलते हैं। आगे जाके हम लोग चीज़ों को और देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से क्या आ गया भैया? देखो हमने सारी रिलेशंस को देख लिया है। I इज इक्वल टू V बाई एल है, एम एल बाई क्या हो जाएगा? एम एल वाई क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा NE स्क्वायर A टाउ। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अब आती है पावर की बात। तो देखो मैंने आपको जो बता के लाया, देखो ये रहा। देखो कंडक्टेंस क्या होता है? बोलो सर रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टेंस, और रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टिविटी, जो मैंने आपको अभी अभी समझाई है। इनके यूनिट्स आप सब देख सकते हैं। पावर की बात कर लेते हैं। बोला सर पावर हमने पढ़ा है क्या होता है? बोला सर एनर्जी पर यूनिट टाइम की बात है। अब एनर्जी कहां से निकलोगे? बोला सर वर्क डन होगा। वर्क डन जो होता है वही स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इसी को यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। चैप्टर नंबर हमने कुछ चैप्टर नंबर की बात अगर हम लोग करते हैं तो आई थिंक चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे देखो आप लोगों ने पढ़ा हुआ था ना, क्या था? बोला सर पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन डिवाइडेड बाई क्या होता है? टेस्ट चार्ज। बोलो हाँ या ना? अब ये आप लोगों का है, अगर ये टेस्ट चार्ज की बात कर, चार्ज की बात है ना, टेस्ट चार्ज ठीक है। अब क्यू की बात करोगे तो आई इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? क्यू बाई टी होता है। बोलो हाँ या ना? तो Q बराबर क्या हो जाएगा? बोलो सर I इंटू टी, और अगर मैं यहाँ पे रख देता हूँ तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? बोलो सर W इज इक्वल टू आ जाएगा VI टी।
बोलो हाँ या ना, क्योंकि v के साथ आई टी मल्टीप्लाई हो जाएगा वी आई टी। तो भैया पावर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, बोला सर अगर मैं पावर की बात करता हूं तो ये हो जाएगा वर्क डन डिवाइडेड बाय डिस्चार्ज या एनर्जी पर यूनिट टाइम की बात है। तो इसको हम लोग लिखोगे तो ये हो जाएगा वी आई टी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा टी। तो टी से टी गया, किसके बराबर आ जाता है भैया, वी आई के बराबर आ जाता है। बोलो राइट है, तो ये वी आई के बराबर है, यानी कि वोल्टेज इंटू करंट आपका हो गया। अगर मैं आई की वैल्यू को लिख देता हूं, आई की वैल्यू क्या हो जाएगा, वी बाई आर लिख देता हूं, तो वी बाई आर लिख देता हूं तो ये क्या हो जाएगा भैया, वी स्क्वायर बाई आर हो गया। ठीक है जी, और या इसी को अगर मैं थोड़ा और मॉडिफाई कर देता हूं कि वी की जगह क्या लिख देता हूं, वी बराबर आई आर लिख देता हूं, तो ये तुम्हारा हो जाएगा आई स्क्वायर आर। तो ये भी तुम्हारा हो गया, क्या हो गया, आई स्क्वायर आर की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है जी, आई स्क्वायर आर की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपका ये कहानी हो गई है, आई स्क्वायर आर हो गया, वी स्क्वायर बाई आर हो गया। तो यहां से पावर निकाल सकते हो कि भैया ये पावर इज इक्वल टू वी आई हो गया, वी स्क्वायर बाई आर भी लिख सकते हो और आई स्क्वायर आर भी लिख सकते हो। ये आप लोगों ने अभी देखा है कि कंडक्टिविटी क्या होती है, और कंडक्टेंस क्या होता है। आगे अगर हम लोग जाते हैं तो सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो इनको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं जिससे थोड़ा सा दिमाग में काम आए और चीजों को हम लोग बहुत आसानी से कर पाए। तो सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए दो चीजों के बारे में। बोलो सर क्या, देखो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन है, रेजिस्टेंस आप सभी ने देख लिया है। अगर मैं सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करता हूं तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है, बोलो सर सीरीज जब भी कॉम्बिनेशन आप सभी के सामने आएगा, एक तो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है जी, और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ये क्या है तुम्हारा पैरेलल कॉम्बिनेशन, शायद 10th क्लास में भी हम लोगों ने इसको पढ़ा है। पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात हम लोग यहाँ पे करते हैं। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात हम लोग यहाँ पे करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले देखो दिमाग लगाते हैं और इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। मैंने बोला कि यार सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें, पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो क्या होगा। तो देखो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। इसमें क्या होता है, बोला सर एक दूसरे से कनेक्टेड होगा, दूसरा तीसरे से कनेक्टेड होगा, यानी कि जो एंड होगा, एंड साइड होगी पहले की, वो दूसरे के प्राइमरी साइड उससे कनेक्टेड होगी। ये इस तरीके का कनेक्शन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे क्या बोलते हैं, सीरीज कनेक्शन। तो देखो क्या होता है इस तरीके से, देखो इस तरीके से। ठीक है जी, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, सीरीज कनेक्शन आप सभी का हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है जी, मान लीजिए अब इसके अंदर अगर आप बात करते हो तो आपको पता होना चाहिए बैटरी से कनेक्ट करोगे तो ये पोटेंशियल इसका अक्रॉस अलग होगा, इसके अक्रॉस अलग होगा, ऑब्वियसली बात है। इसके अक्रॉस क्या होगा, पोटेंशियल अलग होगा। करंट आप लोगों का क्या होता है सीरीज के अंदर सेम होगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा R1 R2 और ये तुम्हारा क्या होता है R3। ठीक है जी, करंट क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। यानी कि सर अगर करंट की मैं बात करूंगा तो करंट आप लोगों का क्या रहेगा, जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करोगे तो करंट आप सभी का सेम रहता है। और अगर मैं पोटेंशियल की बात करता हूं, यानी कि अगर मैं वोल्टेज की बात करता हूं तो वोल्टेज क्या रहता है बेटा जी, डिफरेंट डिफरेंट होता है। वोल्टेज क्या रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे कि भैया आपके घरों के अंदर किस तरीके का कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, या किस तरीके का कॉम्बिनेशन है, आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखो क्या हुआ, यहां से अगर आप लोग लिखते हो तो मैं बोलता हूं कि यार कंप्लीट वोल्टेज जो होगा वो किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि सर जो भी वोल्टेज होगा सीरीज के अंदर जो भी कंजम्पशन हुआ है, मान लीजिए 50 पहले वाले ने लिया है, 50 दूसरे वाले ने लिया है, 50 तीसरे वाले ने लिया है, तो इस तरीके से जब आप सभी का होता है उसकी बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। चलो ठीक है, तो V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर मैं यहां पे बोलता हूं कि सर देखो अगर इनका कंबाइंड की बात है तो आप जानते हो ना V बराबर क्या होता है, IR होता है। ठीक है जी, और V1 बराबर क्या हो जाएगा, बोला सर IR1 हो जाएगा। ठीक है जी, V2 बराबर क्या हो जाएगा, बोला सर IR2 हो जाएगा, और V3 बराबर क्या हो जाएगा, बोला सर IR3 आप सभी का हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना, I1 ये हो गया। अगर इसको मैं लिखता हूं तो मैं इसको R इक्विवेलेंट लिख दूं जिससे मेरा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे लिखोगे IR इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो सर IR इक्विवेलेंट इज इक्वल टू IR1 आप सभी का हो जाएगा प्लस IR2 आप सभी का हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा IR3 आप सभी का हो जाएगा। तो इस तरीके से तुमने क्या किया है, यहाँ पे IR1 लिख दिया प्लस IR2 हो गया प्लस IR3 आप सभी का हो गया। अब यहां से क्या करोगे, I कॉमन ले लोगे, I कॉमन लेते हैं I से I कट जाएगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, बोलो सर R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस में क्या हो जाएगा R3 आप सभी का हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना, ये तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है जी, ये तुम्हारा हो जाएगा। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 आप सभी का हो गया अगर मैं सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करता हूं। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ, पैरेलल कॉम्बिनेशन का सीधा सीधा मतलब है कि सर यहां पे क्या हुआ है कि इनका प्राइमरी साइड एक होगा, सेकेंडरी साइड एक होगा। तो भैया ये तुम्हारा प्राइमरी साइड है, प्राइमरी साइड है, तो यहां से इस तरीके से मान लीजिए कि इसके अंदर एक रेजिस्टेंस है। ठीक है जी, यहां से ये गया, दूसरा इसके बीच में एक रेजिस्टेंस है भैया जी। ठीक है, मान लिया, तीसरा मैंने मान लिया कि यहाँ पे इस तरीके से लगा हुआ है। ठीक है जी, ये तीसरा यहाँ पे इस तरीके से लगा हुआ है, तो तीन आप लोगों के हो गए। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, R1 R2 R3 की बात है। याद रखिएगा वोल्टेज आपका क्या रहता है, सेम रहता है, करंट आपका क्या होता है, डिवाइड होता है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, करंट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी,
I3। वोल्टेज क्या रहेगा? सेम। तो भैया वोल्टेज क्या रहेगा इसके अंदर? सेम रहेगा। तो I आपका इसमें चेंज हो गया और वोल्टेज क्या रहेगा? सेम। यानी कि सर यहाँ पे क्या होगा? वोल्टेज आप सभी का सेम रहता है। यानी कि हम लोग हमारे घरों के अंदर जो यूज करते हैं ना बेटा, वो कौन सा करते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर सारी चीजें करते हैं। तो वोल्टेज सेम रहेगा। करंट आप सभी का क्या होता है बेटा जी? करंट आपका यहाँ पे डिवाइड होता है। करंट आप सभी का क्या हो जाएगा? डिवाइड होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है जी, डिवाइड होता है। तो डिफरेंट आप सभी का करंट आप सभी को यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे करंट की बात कर रहा हूँ तो डिफरेंट करंट होगा। तो ऑब्वियसली बात है क्या हो जाएगा बोला सर? ये हो जाएगा I इज इक्वल टू I1 प्लस में I2 प्लस में I3 आप सभी का हो जाएगा। ठीक है जी, अगर ऐसा है तो ओके। आगे हम लोग जाते हैं तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो आप जानते हो V बराबर क्या होता है? आई आर होता है। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया? V बाई आर हो जाएगा। और यहाँ पे R की जगह आर इक्विवेलेंट लिखोगे तो V बाई आर इक्विवेलेंट लिख लो। यहाँ पे क्या हो जाएगा बोला सर? V बाई आर वन आपका हो जाएगा, प्लस में V बाई आर टू आप सभी का हो जाएगा, प्लस में V बाई आर थ्री आप सभी का हो जाएगा। ठीक है जी, अगर ऐसा है तो V से कैंसिल आउट हो गया तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया? 1 अपॉन आर वन है, प्लस में 1 अपॉन आर टू है, प्लस में कितना हो जाएगा? 1 अपॉन आर थ्री है। सीधा सीधा आप सभी को याद रख लेना है, दिमाग में बिठा लेना है। तो ये तुम्हारा क्या होता है? आर की बात हो गई। अब दिमाग में एक और चीज याद रखिएगा, कई बार क्या होता है तुमसे एक ही जैसी चीजें पूछ ली जाती हैं। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? V1, ये आपका 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू हो गया। तो ये तुम्हारा देखो सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज में तुम्हारा क्या आया है बोलो सर? आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू आर टी थ्री आर थ्री, इस तरीके। और व्हेन रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर थ्री। यहाँ पे करंट आपका डिवाइड हुआ। अब सभी एक चीज याद रखिएगा, कल को अगर आपके पास दो रेजिस्टेंस गिवन हो तो क्या होगा? तो यहाँ लिखो व्हेन टू रेजिस्टेंस की बात करते हैं, व्हेन टू रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल की बात है। तो इसके अंदर अगर ये पैरेलल के अंदर है तो क्या होगा? अगर ये पैरेलल के अंदर है तो क्या होगा? बोलो सर पैरेलल के अंदर है तो यहां से सीधा सीधा आप लोग इस तरीके से लिख सकते हो कि आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। इस तरीके से आप लोग इसको कर सकते हो। तो ये तुम्हारे पास इसका रिलेशन का एक और काम आ गया है। तो इस तरीके से हमने इसको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस को समझ लिया है। ठीक है जी, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने समझ लिया, जिससे आप सभी के दिमाग में सारे कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से बैठ जाएंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कलर कोडिंग की। कलर कोडिंग की बात कर लेते हैं। देखो कलर कोडिंग से वैसे तो देखो अगर बोर्ड के बच्चे हैं तो कलर कोडिंग उनके सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, अगर आप लोग हो कहाँ से, आप लोग अगर सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हो सकता है कि कलर कोडिंग से सवाल आ जाए, या फिर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहां पे आ जाए। जेई में भी आप सभी का कलर कोडिंग पूछ लिया जाता है। तो कलर कोडिंग में याद रखना क्या होता है सर? कलर कोडिंग हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने का सबसे पुराना और ऑथेंटिक मेथड है, जिसके द्वारा आप लोग क्या करते हो? वैल्यूज निकालते हो कि भैया किस तरीके से सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। तो सबसे पहले आप सभी को याद रखना है, तीन चीजें इसके अंदर याद रखनी है। पहले तो आपको कलर कोड याद होना चाहिए। तो यहां पे आप लोग क्या करते हो? बोला सर बी रॉय। ठीक है जी, बी रॉय आप सभी का होता है। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ठीक है जी, इस तरीके से। तो ये तुम्हारा कलर कौन सा होता है? पहले कलर की बात करोगे तो ये तुम्हारा होता है ब्लैक कलर। ठीक है जी, ये तुम्हारा होता है ब्लैक। ये तुम्हारा क्या होता है? ब्राउन। ठीक है जी, ये तुम्हारा क्या होता है? ब्राउन। ठीक है, ये तुम्हारा हो जाता है रेड। ये कौन सा होता है? ऑरेंज की बात आप लोग कर रहे हो। ठीक है जी, ऑरेंज हो गया। ये कौन सा हो गया है? येलो हो गया है। ठीक है जी, ये तुम्हारा क्या हो गया? बोला सर ग्रीन हो गया है। ठीक है, ग्रीन हो गया। ये क्या हो गया? ब्लू हो गया है। ये क्या हो गया है? बोला सर वायलेट आप सभी का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वायलेट आप सभी का हो जाएगा। वायलेट की बात करते हैं। ये कौन सा हो जाएगा? ग्रे आप सभी का हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? व्हाइट आप सभी का हो जाएगा। ठीक है जी, व्हाइट आप सभी का हो गया। तो ये व्हाइट हो गया। अब आपको याद रखना है आपको गिवन कैसा होगा। देखो आप लोगों को रेजिस्टेंस जैसे गिवन होता है ना, उसी तरीके से ये गिवन होगा। इसके अंदर आप सभी को बोल दिया जाएगा कि भैया आप लोगों के क्या है, इस तरीके के चार बैंड होते हैं। देखो ये तुम्हारा क्या है? एक रेजिस्टेंस इस तरीके से गिवन होगा। ठीक है जी, ये तुम्हारा रेजिस्टेंस का दोनों हिस्से मान लीजिए, और इसके अंदर ये देखो, ये तो एक हिस्से मान लीजिए, ये क्या है? इस तरीके से। अब इसके अंदर क्या होते हैं? चार बैंड होंगे। क्या होंगे बेटा? इसके अंदर होंगे आप सभी के चार बैंड। चार बैंड वो आपको किसी तरीके से दे सकते हैं। मान लीजिए जैसे एक बैंड ये हो गया। ठीक है जी, इसके अंदर मान लीजिए कलर दे दिया है, इसके अंदर कलर दे दिया है, मान लो ये दे दिया है ब्लैक, या फिर ब्लैक दे दिया इसके अंदर। ठीक है जी, ये ब्लैक हो गया। एक कलर ये रहा, दो तीन चार, इस तरीके से बैंड आपको दे रखे होंगे। अगर ये बैंड है तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि ये तुम्हारा क्या है? गोल्ड है। तो ये गोल्ड हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे मान लीजिए इसके अंदर मैंने बोल दिया है ये कौन सा है? इसके अंदर मैंने बोल दिया लाइक ग्रीन है। ठीक है,
इसके अंदर मान लीजिए कोई और कलर है, लाइक इसके अंदर मान लीजिए ग्रीन है, तो इसके अंदर रेड मान लीजिए, ठीक है। इसके अंदर क्या है, रेड है, येलो रेड है। तो इस तरीके से आप सभी को दे रखा है। मैंने बोला कि सर यहां पे ये क्या है, ब्लैक है, ये क्या है तुम्हारा, रेड है, ग्रीन, और ये क्या है तुम्हारा, गोल्ड। तो इस तरीके से आपको ये दे रखा होगा। अब यहां पे क्या है, दो स्टार्टिंग के जो दोनों हैं उनको हम लोग क्या लिखते हैं, सीधा सीधा डिजिट्स की फॉर्म में लिख देते हैं। यानी कि अगर रेजिस्टेंस आप सभी से पूछा जाता है, अगर रेजिस्टेंस आप सभी के से पूछा जाता है तो कैसे निकालोगे? बोला सर रेजिस्टेंस निकालने का तरीका क्या हुआ? बोला सर पहले जो दो बैंड हैं, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, इसको डी। पहले वाले दो बैंडों को हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। पहले वाले दो बैंडों को हम लोग लिखेंगे इस तरीके से, और इनटू में क्या लिखेंगे, सी इन पावर, क्या होगा, सी इन पावर को लिखेंगे, और फिर क्या करेंगे, प्लस माइनस कर देंगे, और जो भी कलर होगा उसको लिख देंगे परसेंटेज की फॉर्म में। परसेंटेज की फॉर्म में हम लोग उसको लिखेंगे, और वो आप लोगों की क्या कहलाती है, टॉलरेंस कहलाती है। क्या कहलाती है, टॉलरेंस, ठीक है जी, कि टॉलरेंस कितना ये टॉलरेट कर सकता है। अब इनकी वैल्यूज कैसे निकालनी है, देखो आपको याद रखना है, सबसे पहले शुरुआत जो होगी वो होगी 0 से। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है जी। दूसरी भी लाइन एक और लिख लीजिए, दो, क्योंकि ये तो ए वाले के लिए होगा, ये बी वाले के लिए होगा, ये सी वाले के लिए होगा, ये डी वाले के लिए होगा, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है जी। यहां से आप पावर में लिख लो, तो 10 टू पावर 0, 10 टू पावर 1, 10 टू पावर 2, 10 टू पावर 3, 10 टू पावर 4, 10 टू पावर 5, 10 टू पावर 6, 10 टू पावर 7, 10 टू पावर 8, 10 टू पावर 9, ठीक है जी। ये 10 टू पावर 9 तक आप सभी का हो गया, ठीक है, 10 टू पावर 9। अब यहाँ पे आता है गोल्ड। गोल्ड की टॉलरेंस की बात करते हैं, तो गोल्ड जो आप सभी का होता है ना बेटा, जिसको टॉलरेंस बोलते हो, तो ये 5% आप लोगों का होता है। अगर मैं सिल्वर की बात करता हूं तो सिल्वर आप लोगों का 10% तक जाता है। कितना जाता है, प्लस माइनस 10% तक जाता है। अगर सिल्वर की बात करता हूं 10% जाता है, और इसके अलावा जो अदर्स होते हैं वो जाते हैं 20% की टॉलरेंस पे, 20% पे। तो ठीक है, अब सबसे पहले देखो, अगर ए बी तुम्हारा है तो ए बी क्या है, ब्लैक रेड, तो ब्लैक कितना नंबर है, 0, ब्लैक पे कितना नंबर है, 0। अब यहां पे देखो 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा काम खराब। एक एग्जांपल के लिए मैं इसको थोड़ा सा उल्टा लिख दूं, क्योंकि तुम्हारे फिर 0 आएगा, पहले में तो 0 ही आएगा ना पूरा। तो एक काम करता हूं, इस वाले को मैं ब्लैक ना लिख के कुछ और लिख देता हूं, रुको, इसको ब्लैक ना लिख के ऑरेंज लिख देता हूं। ये तुम्हारा है ऑरेंज, नहीं तो फिर तुम्हारा गलत होएगा ना, क्योंकि 0 आ जाएगा, ऑरेंज और रेड। तो देखो सबसे पहले ऑरेंज कितने पे है, ऑरेंज की बात करोगे 3 नंबर, ठीक है जी। और बी कौन सा है, रेड है, रेड कितने पे है, 2 नंबर। और यहां पे क्या आ जाएगा, इनटू सी पावर कौन है, ग्रीन, ग्रीन कौन से नंबर पे, ये पावर में देखोगे तो 10 टू पावर 5, ठीक है जी, 10 टू पावर 5, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, क्या है, डी, डी का कौन सा है, गोल्ड, गोल्ड कितने परसेंट पे होता है, 5% पे। तो इस तरीके से तुम्हें ये वैल्यू आनी चाहिए। अगर ये डायरेक्ट दे रखा है तो तुम इसकी वैल्यूज निकालना सीख जाओ, बस इतना सा आपको याद रखना है कि कौन कौन सा क्या होता है, ऑरेंज कौन सा है, येलो कौन सा है, और किस तरीके से क्या क्या चीजें हैं। तो इस तरीके से ये तुम्हारी होती है यहाँ पे कलर कोडिंग की जब बात की जाती है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चल, अब अगले देखते हैं। कलर कोडिंग के बाद में हम लोग आगे आते हैं। उससे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि अड्डा 24/7 के ऊपर आप सभी के लिए लेटेस्ट जो बैचेस हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। तो आप लोग इन बैचेस का फायदा लेके अपनी तैयारी उसको जबरदस्त तरीके से कर सकते हो, और उसके अलावा अपनी जो भी तैयारी है उसको और एक एक्सट्रीम लेवल पे ले जा सकते हो। यहाँ पे लेटेस्ट बैचेस भी है, महापैक भी है, सब कुछ आप लोगों के लिए अवेलेबल है। तो आप लोग टेंशन मत करिए, अपने जितने दोस्त है, फ्रेंड्स है, सभी को शेयर कर दीजिए कि भैया आप लोगों के लिए अड्डा 24/7 के ऊपर सीयूईटी और बोर्ड के स्पेसिफिक बैचेस स्टार्ट हो गए। यूजिंग द कोड Y485 आप लोग इसके अंदर जुड़ सकते हो और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से करते हुए सिलेक्शन की तरफ कदम आगे बढ़ा सकते हो। आगे अगर हम लोग जाते हैं तो अब है आप लोगों का टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। देखो टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस है, इसकी बात करोगे तो आप लोगों को पता होना चाहिए 11th के कॉन्सेप्ट पे बेस सारा कहानी है इसके अंदर। तो आप लोग याद रख लीजिए डायरेक्ट दो जो चीजें हैं उनको। देखो यहाँ पे क्या होता है कि सारा खेल क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस का होता है बस, और टेम्परेचर डिफरेंस और रेजिस्टेंस का डिफरेंस की बात करते हैं। तो आप लोग इसका रिजल्ट है वो याद रख लीजिए कि भैया क्या होता है। देखो आपको पता होना चाहिए R2 इज इक्वल टू क्या हो जाता है, बोलो सर R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा डेल टी आप सभी का होता है, ठीक है जी, 1 प्लस अल्फा डेल टी। या फिर इसको मैं एक बार प्रूफ ही करा देता हूं। देखो आप सभी जानते हो कि मान लीजिए मेरा सर कंडक्टर है कोई भी, मैंने बोला कंडक्टर है, इनिशियली ये है, ठीक है, इनिशियली है, ठीक है जी, मान लिया गया है।
अगर इनिशियली ये है, मैंने मान लिया है, तो इस केस में मैंने बोला क्या, सुन लीजिए, इस केस में मैंने यहाँ पे बोला है कि सर इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो मान लीजिए इनिशियली इसका कुछ रेजिस्टेंस था और कुछ टेम्परेचर था। मान लीजिए पहले टेम्परेचर क्या था, T1 था, रेजिस्टेंस कितना था, R1 है। अब क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, इंक्रीज होने की वजह से क्या हुआ है सर, इसका थोड़ा सा क्या हुआ, रेजिस्टेंस भी बढ़ गया है और इसकी लेंथ भी इंक्रीज हो गई है। लेंथ इंक्रीज हो गई ना, हो जाती है ना लेंथ इंक्रीज। तो मान लीजिए अब क्या बोलता हूँ मैंने कि अब इसका R2 और T2 है, ठीक है जी, और इनके बीच में ये डिफरेंस है। क्या ये डिफरेंस है, जिसको आप लोग बोलते हो डेल टी और इसको बोलते हो डेल आर। अब मुझे एक चीज बताइए, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस का टेम्परेचर बढ़ा है, ये इसको टी हो जाएगा ना, टेम्परेचर T2। मैं ये बोलता हूं कि सर मान लीजिए, मैंने बोला कि सर एक चीज बताइए, आपने बचपन में देखा होगा कि कई बार हम लोग देखते हैं कि सर हमारे जो वायर्स होते हैं ना, सर्दियों के टाइम पे तो टाइट हो जाते हैं, लेकिन सर जब हम लोग गर्मियों के टाइम बात करते हैं तो उस टाइम पे वो लूज हो जाते हैं। और लूज होने के केस में क्या होता है कि सर लूज हो जाते हैं और टाइट रहते हैं, तो उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं सैग। क्या बोलते हैं, उन दोनों को हम लोग बोल देते हैं सैग। अगर वो सैग है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर वो आगे जाके पढ़ोगे सैग क्या होता है, किस तरीके से होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए डिफरेंस होता है सैग। यानी कि सर अगर मैं कहता हूं कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उस टाइम पे वो क्या कर रहा है, लूज हो रहा है। लूज हो रहा है तो यानी कि सर उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, ऑब्वियसली बात है। यानी कि सीधा सीधा अगर मैं ये कहूं कि सर ये जो ये डेल आर है या डेल आर की अगर मैं बात करूं तो ये डेल आर किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, बोलो सर ये जो डेल आर है ना, ये डिपेंड करता है कि तुम्हारा टेम्परेचर डिफरेंस कितना है। टेम्परेचर जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना डेल आर ज्यादा होगा, ऑब्वियसली बात है। और दूसरी केस है कि तुम्हारा प्राइमरी रेजिस्टेंस कितना था उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। अगर इन दोनों को लिखना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, बोलो सर डेल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा R1 डेल टी। और यहां से अगर जब तुम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हो तो ये बराबर के बाद में क्या हो जाएगा, बोलो सर अल्फा R1 डेल टी आप सभी का आ जाता है, ठीक है जी। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि ये डेल टी क्या है और डेल आर क्या है। भैया डेल आर की बात करोगे तो ये तुम्हारा है कि रेजिस्टेंस पहले कितना था और अब कितना है और पहले कितना था। टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर भैया अब कितना है, पहले कितना था, यही तो डिफरेंस होता है। बोला बिल्कुल राइट है। तो यहां से क्या हो जाएगा, बोला सर ये हो जाएगा R2 माइनस में क्या हो जाएगा, R1 इज इक्वल टू, यहां पे हो जाएगा अल्फा R1 और ये हो जाएगा डेल टी, ठीक है जी। यहां पे R1 को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा R2 इज इक्वल टू R1 प्लस में अल्फा R1 और ये हो जाएगा T2 माइनस T1 आप सभी का हो जाएगा, ठीक है जी। T2 माइनस T1 हो जाएगा, या फिर इसको लिख लो T2 माइनस का क्या हो जाएगा, T1 आप सभी का हो जाएगा, ठीक है। यहां से ये हो गया। अगर मैं यहाँ पे R1 को कॉमन ले लेता हूं तो R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 1 प्लस अल्फा और ये आ जाएगा डेल टी। बोलो हाँ या ना, अल्फा डेल टी। तो इस तरीके से ये जो तुम्हारी रिलेशन होती है ना बेटा, इसको हम लोग बोल देते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ, किसकी बात करते हैं, रेजिस्टेंस कि टेम्परेचर के ऊपर कितना डिपेंड कर रहा है। तो R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा डेल टी, ठीक है जी। अगर ये तुम्हारे पास है, अब मैं आप सभी से कहता हूं कि बोलो सर ये अल्फा किसके लिए क्या आता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए अल्फा हमारा क्या होता है, थर्मल टेम्परेचर कोफिशिएंट हम लोग इसको बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, थर्मल टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं। तो आप सभी को पता है ना कि अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो R2 इज इक्वल टू R1 प्लस में R1 अल्फा डेल टी आप सभी का है, बोलो हाँ या ना। अगर मैं यहाँ पे अल्फा निकालना चाहता हूँ तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो सर R2 माइनस में R1 डिवाइडेड बाई R1 और डेल टी, यही होगा तुम्हारा, बोलो राइट है। ये तुम्हारा आ गया। अगर यहाँ पे आ गया तो मैं आपको दो चीजें बताऊंगा, दिमाग में बिठा लीजिएगा अगर इसको देखना है तो। सबसे पहले देखिए आपको पता होना चाहिए अल्फा आप लोगों का क्या कहलाता है, बोलो सर थर्मल कोफिशिएंट है, यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट बोल दीजिए सीधा सीधा तौर। टेम्परेचर कोफिशिएंट आप सभी का है ये। अगर ये टेम्परेचर कोफिशिएंट है तो भैया यहाँ पे आप सभी को देखना है क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R1 डेल टी आप सभी का हो गया। अब मैं आप सभी से कहता हूँ कि इन द केस ऑफ, अगर मैं यहाँ पे मेटल्स की बात करता हूँ तो क्या होगा, तो याद रखिएगा जब भी मेटल्स की बात की जाती है, किसकी बात की जाती है बेटा, मेटल्स की बात की जाती है, तो मेटल्स के केस में क्या होता है, एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद में जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है रेजिस्टेंस भी आपका इंक्रीज करेगा, रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज करेगा, कंडक्टिविटी डाउन होती है, टाउ भी क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सर आपको पता है ना रेजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाउ के, बोलो हाँ या ना, टाउ के। अगर ऐसा है भाई तो अब देखो क्या हुआ कि बोलो सर इस केस में क्या होगा, ये दोनों बढ़ेगा तो बढ़ने पे ये आपका हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। तो याद रखिएगा आप सभी का अल्फा जो होता है ना वो क्या आएगा, ऑलवेज क्या आता है, पॉजिटिव आप सभी का होता है, पॉजिटिव थर्मल कोफिशिएंट आप सभी का होता है, या टेम्परेचर कोफिशिएंट आप लोग इसको बोल दीजिए, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है इन द केस ऑफ, कोफिशिएंट की बात हम लोग करते हैं, ठीक है। किसका केस की बात कर रहे हैं, कोफिशिएंट की बात हम लोग यहाँ पे
कर रहे हैं। कोफिशिएंट किस केस की बात कर रहे हो? बोला सर ये केस कर रहे हैं मेटल की। अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करता हूं तो सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होता है? बोला सर सेमीकंडक्टर्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो उस केस के अंदर आप सभी को पता है कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होता है, और रेजिस्टेंस कम होगा तो रो कम होगा, ऑब्वियसली आता है कंडक्टिविटी हाई होगी और टाउ क्या होगा? हाई होगा। यानी कि इस केस के अंदर आप लोगों का ये क्या आएगा? बोला सर नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। अल्फा की बात करोगे तो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट आप सभी का आएगा। अगर मैं अल्फा की बात करता हूं तो अल्फा के लिए क्या आ जाएगा? नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट आप सभी का आ जाएगा। इन द केस ऑफ किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स की बात कर रहे हैं, नेगेटिव आप सभी का आता है। आगे अगर हम लोग चलते हैं तो सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं? बोलो सर कुछ कंडक्टर्स हमारे ऐसे होते हैं जिनकी कुछ प्रॉपर्टी होती है कि जैसे ही इसको हम लोग इसके टेम्परेचर को क्या करते हैं? थोड़ा लूज करते हैं, कम करते हैं। यानी कि अगर मैं इसको एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद में कूल करता हूं तो उस केस में क्या होता है कि कुछ सब्सटेंस क्या करते हैं? अपना जो रेजिस्टेंस है ना उसको क्या करने लग जाते हैं? लूज करने लग जाते हैं। लूज करने उसको हम लोग बोलते हैं सुपर कंडक्टर्स। तो याद रखिएगा ये सीयूईटी 2022 के अंदर पूछा गया था सवाल सीधा सीधा कि सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं। 23 के अंदर इसका छोटा सा एक कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल आया था। तो याद रखिएगा क्या होता है? बोलो सर वो कंडक्टर्स कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अपने रेजिस्टेंस को लूज करते हैं। कब? जब उनको हम लोग ठंडा करते हैं एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद में। तो उस केस के अंदर ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं सुपर कंडक्टर। और वो टेम्परेचर जिसके बिलो ये सारी कहानी हो रही है, जहां इसको लूज कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। जैसे मरकरी के लिए अगर आप लोग बात करते हो तो इसके लिए जो ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है 4.2 आप सभी का होता है। तो मरकरी के लिए कितना होता है? 4.2 आप लोगों का हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगर आगे हम लोग चलते हैं तो अब आपका आता है इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है। इसके अलावा अगर हम लोग यहां पे बात करें तो आप लोगों का पोटेंशियल क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस, उसकी बात करते हैं। तो देखो यार आप सभी को दो तीन चीजें पता होनी चाहिए। जैसे आप सभी ने कई बार देखा होगा कि सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक सेल की बात कर लेते हैं। एक वो डिवाइस होता है जो क्या करता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब यहां पे तीन टर्म्स को समझिएगा जिससे आप सभी के अंदर कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाएगा। सीधा सिंपल मैं एक लॉजिकल बात करता हूं। मान लीजिए मैंने कहा कि सर इनिशियली कोई ये सेल था आपका जिससे आउटपुट में कोई भी लोड आपने लगा रखा है, लोड आपका नहीं लगा हुआ, यानी कि नॉर्मल है। जैसे घरों के अंदर आप लोग लेके आते हो ना बैटरी के सेल होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए कहीं यहाँ पे कोई सेल नहीं दिख रहा है, हाँ तो चलो याद रखिए आप लोग घर के अंदर बैटरी लेके आते हो, बैटरी से जब तक कोई भी आउटपुट डिवाइस नहीं लगाते हो तो अगर वो नॉर्मल डिवाइस की बात कर रहा है उसमें मैं बात कर रहा हूं, और उस केस के अंदर जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी कि सर आपने कोई भी आउटपुट डिवाइस नहीं लगाई है, उस केस में आप इन दो एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो लेते हो तो वो आप सभी का क्या कहलाता है? वो कहलाता है ईएमएफ। यानी कि ईएमएफ क्या हुआ? ईएमएफ डिफाइंड एज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन नो करंट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम द सेल। यानी कि करंट आप लोगों का फ्लो नहीं हो रहा है सेल से, उस केस की बात कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं सर? उसको हम लोग यहां पे बोल देते हैं ईएमएफ। जब आपका कोई भी करंट नहीं फ्लो हो रहा है, यानी कि कोई भी एक्सटर्नल में आउटपुट में नहीं लगा हुआ है। दूसरा केस मैंने लिया कि सर अब मैंने बैटरी लगा दी, बैटरी से क्या किया? एक आउटपुट लगा दिया, बल्ब लगा दिया, जो भी लगाना था मैंने लगा दिया। अब लगाने के बाद में क्या होगा कि सर जो मैं यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करूंगा, अब मैं जो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करूंगा जब मेरा आउटपुट में कोई डिवाइस लगी हुई है और उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, तो वो हमारा क्या कहलाता है बेटा? उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। एज द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन करंट इज बीइंग डिलीवर्ड टू एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब क्या हुआ कि सर मैंने ये देखा कि मेरा ईएमएफ क्या होता है? बोला सर ईएमएफ मेरा हो गया ई। ठीक है जी, और मैंने क्या देखा? पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हो, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो वो केस मेरा है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का केस है, तो उस केस में मैंने बोला कि ये क्या है? मेरा वी। लेकिन सर मैंने ये देखा कि जब कंपनी ने क्लेम किया था 5 वोल्ट है, लेकिन जब मैं आउटपुट ले रहा हूं तो 4.5 वोल्ट है, तो ये 0.5 कहां हो रहा है? तो ये जो 0.5 जो इसके अंदर ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ना बेटा, इनकी वजह से क्या होता है? लूज होता है। और ये जो नुकसान होता है, ये जब आपका करंट इस सर्किट के अंदर फ्लो करता है तो वो क्या करते हैं? रास्ते में रुकावट लेके आते हैं, जिसकी वजह से नुकसान होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल इज द हिंड्रेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ द सेल टू द फ्लो ऑफ करंट। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसको इससे दिखाते हैं। अब यहां पे याद रखिएगा आपके दो केस होते हैं, एक होता है चार्जिंग का केस, एक होता है डिस्चार्जिंग। चार्जिंग का केस कौन सा होता है? जब आप लोग अपने मोबाइल को चार्ज करते हो, यानी कि बैटरी को क्या कर रहे हो? चार्ज कर रहे हो। दूसरा केस होता है डिस्चार्जिंग का, जब आप लोग अपने सेल लगा रहे हो, बैटरी मतलब सेल लगा रहे हो रिमोट्स के अंदर, या मैं बोलूं कि सिंपली आप लोग सेल वेल कुछ भी लगा रहे हो, किसके अंदर लगा रहे हो? बोला सर वो आप लोग लगा रहे हो कि मैंने एक एग्जांपल लिया
कि सर सेल आपने क्या किया है, बैटरी, मैं फोन ही ले लेता हूं, फोन का एग्जांपल लेते हैं, बोलो सर फोन की बात करते हो, एक केस होता है जब आप उसको चार्जिंग लगाते हो तो वो केस में चार्ज होता है, दूसरे केस में चार्जिंग आपने हटा दिया तो क्या होगा, बैटरी आपको, जो आपका फोन है उसको क्या कर रही है, यहां पे पोटेंशियल दे रही है, यानी कि करंट फ्लो दे रही है, जिसकी वजह से पूरा सर्किट है वो चल रहा है। बोलो राइट है सर। तो उस केस में याद रखना आपके दो केसेस होते हैं, एक होता है चार्जिंग का केस, एक होता है डिस्चार्जिंग का। चार्जिंग का केस कब है, जब आप लोगों ने पोटेंशियल जो आपकी बैटरी है ना उसको दे रहे हो केस में, तो आपका दो केसेस होते हैं। तो यहां पे बेसिकली जो आप लोग बात करते हो वो तुम्हारा होता है डिस्चार्जिंग का केस। ये जो केस होता है आप लोगों का, ये होता है डिस्चार्जिंग का केस होता है। कौन सा होता है बेटा, डिस्चार्जिंग का केस होता है। और डिस्चार्जिंग के केस में क्या होता है, बोले सर इलेक्ट्रिक जो आप ईएमएफ जो है वो V बराबर क्या हो जाएगा, IR होगा, यानी कि जो भी नुकसान हुआ यहां पे वो प्लस में V क्या होता है, पोटेंशियल। अब ये V किसके बराबर होगा, बोले सर ये होता है IR के बराबर। क्यों, क्योंकि सर कैपिटल R इसका रेजिस्टेंस का, लोड का रेजिस्टेंस होगा ना। बोलो राइट है। तो यहां से लिख सकते हो E बराबर IR, भी इसको आप लोग लिख सकते हो प्लस में IR। अगर तुम्हें करंट की वैल्यू चाहिए क्या हो जाएगा, बोलो सर E बटे में क्या हो जाता है, R प्लस में R आप लोगों का हो जाता है। अब आप सभी से कई बार पूछा जाता है कि बताइए मैक्सिमम करंट कब फ्लो करेगा, कई बार पूछा जाता है, बोला सर मैक्सिमम करंट कब फ्लो करेगा। तो भैया मैक्सिमम करंट आप सभी का तब फ्लो होता है बेटा जब आप लोगों का लोड रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाए, 0। तो उस केस में आप लोगों का क्या होगा, मैक्सिमम करंट आप लोगों का फ्लो करता है। अगर मैक्सिमम की बात करता है तो मैक्सिमम करंट कब फ्लो करेगा, मैक्सिमम करंट तब फ्लो करेगा जब R कितना हो जाएगा, 0। तो I बराबर क्या हो जाएगा बेटा, E बटे में क्या हो जाता है, R, जिसको E को आप लोग क्या बोलते हो, EMF। अब दूसरा, ये तो हुआ डिस्चार्जिंग का, तुम्हारे सिलेबस में डिस्चार्जिंग है। लेकिन कल को मान लीजिए आप सभी से पूछ लिया जाए, जैसे जेई वगैरह में, नीट के अंदर की चार्जिंग का केस बता दीजिए, तो चार्जिंग का केस भी दिमाग में बिठा लो, ये भी पता होना चाहिए वैसे तो बाय डिफॉल्ट। तो चार्जिंग का केस क्या होता है, चार्जिंग के केस में क्या होता है भैया, E इज इक्वल टू V माइनस में क्या होता है बेटा, IR होता है। ठीक है जी। और यहां पे ये क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू V माइनस IR है, तो यहां से आप लोग बोलोगे कि V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E प्लस में IR आप सभी का हो जाता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो ये तुम्हारा क्या होता है, चार्जिंग का केस होता है, जिसके दिमाग में आप लोगों की चीजें होनी चाहिए। तो ये चार्जिंग है, ये डिस्चार्जिंग है। डिस्चार्जिंग आप लोगों के सिलेबस के अंदर है, तो दिमाग में अच्छे से इसको सेट कर लीजिएगा। अगर मैं आगे जाता हूं तो क्या होगा, तो देखो ये आप लोगों का होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो सेलों का कुछ कॉम्बिनेशन होता है, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो उनकी बात हम लोग यहां पे कर लेते हैं कि सर किस तरीके से ये कॉम्बिनेशन चलता है। सीरीज कॉम्बिनेशन का आप दिमाग में बिठा लीजिए। मैंने बोला सर सीरीज का मतलब क्या होता है, दिमाग में बिठाओ। बोला सर सीरीज का मतलब ये है कि सर सारे सेल और जिनकी वैल्यूज क्या है, सेम है, ऑलमोस्ट क्या है, सेम है वैल्यूज, ईएमएफ क्या है, सेम है। अब आप जानते हो कि मैंने अगर इसको सीरीज में कनेक्ट कर रखा है इस तरीके से मैंने क्या किया, सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, ये सेल है, इसको मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पे एक और सेल है, इसको मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। एक और सेल है, ठीक है जी, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, इसको मैंने मान लीजिए n नंबर तक है, ये n नंबर तक है, ये n तक है, और इसके साथ ये लोड रेजिस्टेंस है, ये सीरीज में है। अगर ये सीरीज में है बेटा, तो सीरीज के केस में क्या हुआ, मैं ये बोलूंगा कि सर इनका सम क्या होगा, बोला 1 1 1 1 1 1 1 है, तो मैं बोल सकता हूं सर n इंटू 1 कर दो, सीधा सीधा हो जाएगा। तो यहां पे आप सभी जानते हो कि अगर करंट निकालना है क्या होता है, बोले सर E बटे में R प्लस R। बोलो राइट है नहीं है, अरे भाई यही तो होता है ना, I इज इक्वल टू क्या होता है, बोला सर E बटे में R प्लस R ही तो होता है इन द केस ऑफ डिस्चार्जिंग। बोलो राइट है सर। लेकिन सर अब आपको पता है कि अगर ये सीरीज के अंदर n नंबर ऑफ सेल लगे हुए हैं तो इनका ई नेट कितना होगा, बोलो सर ई नेट बराबर होगा n इंटू में ई। ठीक है, और रेजिस्टेंस जब सीरीज में लगे होते हैं तो आपको पता है जब सेम वैल्यूज होती है, जैसे मान लीजिए R प्लस R है, तो ये क्या हो जाएगा, बोलो सर 3R है। यानी कि सर सीधा सिंपल मैं बोलूंगा अगर इस सीरीज में लगा हुआ है तो इसको मैं बोल सकता हूं अगर n नंबर है तो NR हो जाएगा। उसी तरीके से अगर यहां पे बात करोगे स्मॉल है, क्योंकि कैपिटल R तो एक ही रहेगा, लेकिन स्मॉल r चेंज होता रहेगा, स्मॉल r बढ़ जाएंगे, तो यहां पे क्या होगा, कैपिटल R प्लस में NR आप सभी का हो जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या होता है, ये आप लोगों का क्या हो गया, ई नेट हो गया, और ई नेट की जगह मैंने पूरा क्या निकाल दिया है, बोलो सर ये आप सभी का निकाल दिया है करंट। तो ये तुम्हारा हो गया करंट। तो करंट इज इक्वल टू, ये तुम्हारा क्या होता है, ई नेट हो जाता है, ये तुम्हारा क्या हो जाता है, आर नेट आप सभी का हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना, बोलो सही है नहीं है, एन ई डिवाइडेड बाई आर प्लस एन आर आप सभी का हो जाता है। तो इस तरीके से जो ये कॉम्बिनेशन निकलता है उसकी बात है। ठीक है जी, ये तुम्हारा हो गया। सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करोगे तो इस तरीके से डायरेक्ट करोगे। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर आपको पता है ना, बोला सर पैरेलल केस होगा, तो पैरेलल के केस में क्या होता है, बोला सर पैरेलल के केस में पोटेंशियल हमारा क्या रहता है, सेम, यानी कि ई क्या हो जाएगा, सब कुछ सेम हो जाएगा। ठीक है जी, ई क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। लेकिन सर सबसे बड़ी कहानी क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आपको पता होना चाहिए पैरेलल के केस में आर क्या होता है। मैं आर की बात कर रहा हूं, सर अगर 1/r1 r लिखोगे, 1/r लिखोगे प्लस 1/r लिखोगे, तो इसका क्या हो जाएगा, 1/r इक्विवेलेंट हो जाएगा। इस केस में ये कितना हो जाएगा, बोलो सर एलसीएम r हो गया है 1 1 1 3r,
ये हो गया। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोला सर R बटे में 3 हो जाएगा, यानी कि जो भी R है उसको डिवाइड कर दो N से M से। तो मैंने यहां पे क्या लिया है, M लिया है, ये M लिखा है ना मैंने, क्यों, क्योंकि सर N वहां यूज कर लिया, M यहां यूज कर रहा हूं। तो ये आइडेंटिकल का केस है, आइडेंटिकल केस है, तो इसका मतलब क्या हुआ, R बटे में क्या आ जाएगा, M। तो इसका मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू E बटे में R प्लस R बाई M। ठीक है, तो ये इस तरीके से तुम्हारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अगर मैं बात करता हूं इसके आगे चलते हैं तो क्या होगा, इसके आगे तुम्हारा होता है मिक्स। अब मिक्स के अंदर क्या हो जाता है, तुम्हें पता है, देखो सीरीज भी होगा, पैरेलल भी होगा। तो देखो यहां पे तुम्हें पता होना चाहिए कि सीरीज के अंदर क्या हो जाता है, NE हो जाता है, ठीक है जी, और पैरेलल में सेम रहता है, तो NE डिवाइडेड बाई R, प्लस में क्या हो जाएगा, बोला सर NR सीरीज का डिवाइडेड बाई M, तो ये तुम्हारा डिवाइडेड बाई M। तो इस तरीके से तुम लोग इसको सॉल्व कर लेते हो। तो ये तुम्हारा क्या होता है, यहां पे करंट आपको आ जाता है, कौन से कॉम्बिनेशन की बात करते हो, ये तुम्हारा होता है थर्ड, यानी कि मिक्स ग्रुपिंग। और आपको पता होना चाहिए कि कंडीशन क्या कहती है, बोला सर जो आप लोगों का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा वो बराबर किसके होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस के, और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, NR डिवाइडेड बाई M आप सभी का हो जाता है। अब कई बार तुमसे पूछ लिया जाता है, ये तुम्हारा कॉम्बिनेशन का जो ये डायग्राम है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता होना चाहिए क्या, कि सर अगर मैं, मेरे सामने कोई सेल दे रखे हैं दो, इस तरीके से दो कोई सेल दे रखे हैं और उनकी वैल्यूज अलग अलग हैं, ये क्या था, सारा सेम का केस था। यहां पे क्या है, वैल्यूज अलग अलग है। अगर वैल्यूज अलग अलग है तो बेटा इस केस के अंदर आपको दिमाग में बिठा लेना है, आपको इनको क्या करना है, इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको ई नेट निकालना है तो ई नेट इज इक्वल टू, ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो सर ई इज इक्वल टू, ये वाला नहीं करना, डायरेक्ट लिखो, ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो सर E1 को R2 से मल्टीप्लाई किया, E2 को R1 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2। तो ये तुम्हारा ई नेट आ गया। और अगर R की बात करोगे तो सीधा सीधा पता है दोनों पैरेलल में है, तो 1/R इंटरनल इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अलग अलग की बात की जाती है। आगे अगर हम लोग चलते हैं तो इस तरीके के बाद अब हमारे आते हैं किरचॉफ लॉ की बात करते हैं, कि सर किरचॉफ लॉ किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से सारी चीजें इसके अंदर होती है। तो मैंने मिक्स ग्रुपिंग वगैरह सब कुछ आप सभी को एक्सप्लेन कर दिया है, जिसके बाद में आप लोग चीजों को बहुत आसानी से कर पाएंगे। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं किरचॉफ लॉ के अंदर। तो किरचॉफ लॉ के अंदर आप सभी को तीन चार चीजें पता होनी चाहिए, उन चीजों को इंप्लीमेंट करना अगर आपको आता है तो आप सारी चीजों को कर जाएंगे। जैसे कि अगर मैं यहां पे बात करता हूं किरचॉफ का फर्स्ट लॉ की बात करते हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहलाता है, बोला सर केसीएल कहलाता है। और केसीएल को क्या बोलते हैं, किरचॉफ करंट लॉ बोलते हैं। इसी को कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी हम लोग ये क्या बोलते हैं, किरचॉफ करंट लॉ बोल देते हैं, या इसको हम लोग इसको जंक्शन रूल भी कह देते हैं। तो पहला लिख लीजिएगा क्या होता है, ये होता है तुम्हारा यहाँ पे केसीएल, एक तो होता है केसीएल, दूसरा जो लॉ होता है उसको बोला जाता है केवीएल। ठीक है जी, दोनों को याद रख लीजिएगा, तरीका बता रहा हूं। केवीएल तो पहला क्या हो गया, बोला सर किरचॉफ फर्स्ट लॉ हो गया, तो इसको लिख लीजिए, यहां पे क्या हो जाता है, बोला सर किरचॉफ, ठीक है जी, किरचॉफ फर्स्ट लॉ या किरचॉफ करंट लॉ आप लोग इसको बोल देते हो, किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है जी, और दूसरा इसी का नाम क्या होता है, और इसको क्या बोल देते हैं, बोला सर जंक्शन रूल भी हम लोग इसको बोल देते हैं। क्या होता है, जंक्शन रूल की बात हम लोग यहाँ पे करते हैं, तो ये जंक्शन लॉ भी बोल देते हैं, जंक्शन रूल भी बोल देते हैं, या जंक्शन लॉ भी हम लोग इसको बोल देते हैं। तो जंक्शन लॉ ही लिख लो, नहीं अन्यथा लॉ ही लिख लो। दूसरे को हम लोग बोलते हैं, ये होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। क्या होता है बेटा, ये तुम्हारा हो जाता है, बोला सर किरचॉफ वोल्टेज लॉ बोल देते हैं, या इसको हम लोग लूप लॉ भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, लूप लॉ भी बोल देते हैं। ठीक है जी, अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसका, बोला सर ये किस कंजर्वेशन पे वर्क करता है, तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है केसीएल। सी का मतलब क्या होता है, करंट, करंट का मतलब क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी कि फ्लो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे इस चार्ज की बात है, तो ये किस पे वर्क करेगा, बोला सर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, किस पे है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात हम लोग यहाँ पे करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की। ठीक है जी, तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात है। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, पोटेंशियल, पोटेंशियल किससे रिलेटेड है, बोले सर पोटेंशियल की हम लोग बात करेंगे तो किससे रिलेटेड है, याद करो, वर्क, वर्क का मतलब क्या होता है, एनर्जी। तो एनर्जी, यानी कि सर ये तुम्हारा किस पे कंजर्वेशन पे है, बोले सर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात हम लोग यहाँ पे करेंगे, कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, सिंपली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, अगर जंक्शन रॉ है तो मान लीजिए मैंने बोला कि सर ये मेरा क्या है, एक जंक्शन है। ठीक है जी, जंक्शन है, जंक्शन का मतलब क्या पे क्या होता है, जिसका मतलब ये होता है कि जहां पे दो या दो से अधिक ब्रांचेस मिल रही हैं, दो से अधिक ब्रांचेस, मोर देन 2 ब्रांचेस मिल रही हो। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, बोला सर ये तुम्हारा मान लीजिए I1 करंट है, ये तुम्हारा क्या है भैया I2 करंट है, और यहां पे अगर मैं बात करूंगा तो ये तुम्हारा क्या है, I3 करंट जा रहा है। ठीक है जी, ये क्या हो रहा है, I3 करंट जा रहा है। अब मैंने ये बोला कि सर यहां पे क्या है, ये तुम्हारा क्या है, जंक्शन है। जंक्शन के ऊपर याद रखिएगा समीशन ऑफ I जो होगा ना वो इक्वल्स टू क्या होगा, 0। समीशन ऑफ I जो होगा ना बेटा वो क्या होगा, 0 होगा जंक्शन के ऊपर। क्या है, जंक्शन के ऊपर, यानी कि सीधा सिंपल मैं बोलूंगा कि सर यहां पे होगा I इनकमिंग, क्या होगा, I इनकमिंग,
ठीक है जी, आई इनकमिंग प्लस में समीशन ऑफ आई आउट गोइंग, ठीक है जी, समीशन ऑफ आउट गोइंग इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, इक्वल्स टू 0 आपका होगा, ठीक है जी। और आप बोलोगे कि इनकमिंग जो करंट होगा ना उसको पॉजिटिव से डिनोट करते हो, पॉजिटिव से डिनोट करोगे पॉजिटिव, और आउटगोइंग जो होगा ना उसको माइनस से डिनोट करते हो, ठीक है जी। मान लिया, अगर मैं यहां पे कहता हूं क्या हो जाएगा बोलो सर, ये होगा I1 प्लस I2 प्लस माइनस का क्या हो जाएगा I3 इक्वल्स टू 0, ये तुम्हारा हो गया। या फिर इसको ये लिख सकते हो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3, यानी कि सर ये आप लोग बोल सकते हो कि सम ऑफ यानी कि सम ऑफ आई इनकमिंग इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू हो जाएगा समीशन ऑफ आई आउट गोइंग, तो ये तुम्हारा हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप लोग इसको कर सकते हो। तो ये तुम्हारा होता है फर्स्ट लॉ, यानी कि सर इनकमिंग करंट जो होगा उसको हम लोग प्लस से डिनोट करते हैं, आउटगोइंग जो करंट होगा उसको माइनस से डिनोट करते हैं, और इनकमिंग जो सम इनकमिंग का है वो आउटगोइंग के बराबर होगा। दूसरा होता है केवीएल केसीएल की बात करते हैं। तो यहां पे देखिए दिमाग थोड़ा सा लगाना है, इसके अंदर 4 सिंबल्स हैं, अगर वो याद है तो बस सारा काम हो जाएगा। याद रखिएगा कि इसके पूरे सर्किट के अंदर जो समीशन ऑफ वी होगा वो 0 होगा। यहां पे 4 सिंबल्स को याद कर लो, सारा काम तुम्हारा हो जाएगा। बस याद रखिए क्या है, याद रखो करंट क्या होता है, बोलो सर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, बोलो हाँ कि ना, बस ये याद रख लो दिमाग में। अगर याद है तो अब आइए काम की बात करते हैं। मैंने बोला कि सर 4 कंडीशंस ले लो, 4 को तुम लोग सर्किट में लगाओ, बस तुम्हारा काम हो जाएगा। तो ये 3, ये क्या हो जाएगा 4। आपको याद रखना है कि अगर आपके पास कोई भी रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या है, कोई भी रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहां पे लिख लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात है भैया जी, क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात है। मैंने ये कहा भाई सुनो, मैंने ये कहा कि आर की बात है। आर क्या होता है, रेजिस्टेंस। अब आपको यहां पे एक कंडीशन लेनी पड़ती है जिसको बोलते हैं लूप। लूप का मतलब ये होता है कि आप चलना किधर से चाह रहे हो, जिधर से भी चलना चाहते हो चल लो। आपको याद रखना है कि लूप की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला कि सर ये मेरे पास आर रेजिस्टेंस है जिसके अंदर करंट इस डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर रहा है, और लूप की डायरेक्शन भी यही है। यानी कि सर जब आपकी लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन दोनों एक होती है, जब दोनों की दोनों एक ही डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं, उस केस के अंदर आप लोग क्या लिखते हो, उस केस के अंदर हम लोग इसको लिखते हैं V बराबर क्या हो जाता है बेटा, माइनस का IR। याद रख लीजिएगा, या IR होगा, रेजिस्टेंस की जो भी वैल्यू होगी वो होगी, करंट की जो भी वैल्यू होगी वो आपकी होगी। ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगर दूसरी कंडीशन है कि मान लीजिए आपके पास कोई रेजिस्टेंस है, मान लीजिए आपके पास कोई रेजिस्टेंस है इस तरीके से, ये तुम्हारे पास क्या है, कोई भी एक रेजिस्टेंस है, ठीक है जी, और इस रेजिस्टेंस के अंदर करंट इस डायरेक्शन के अंदर फ्लो हो रहा है I, और ये तुम्हारा क्या है R है। और मैंने बोला कि लूप की डायरेक्शन क्या है सर, इस तरीके से। अगर ये लूप की डायरेक्शन इस तरीके से है तो उस केस में क्या होगा, बोलो सर उस केस में दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, और जब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है तो उस केस में आप लोग V को लिखोगे V इज इक्वल टू प्लस माइनस प्लस आपका IR, ठीक है जी, ओके। और आपने अगर बैटरी लिया है, अगर आपकी कोई भी बैटरी लगी हुई है, ये तुम्हारा प्लस का हिस्सा है, ये माइनस का हिस्सा है। अगर तुम्हारे सामने कोई बैटरी लगी हुई है और उस केस में आप बोलते हो कि आपकी लूप की डायरेक्शन क्या है, इस तरीके से है, क्या है भैया, लूप की डायरेक्शन क्या है, इस तरीके से है कि गुरुदेव प्लस से वो एंटर कर रहा है, माइनस से बाहर निकल रहा है, प्लस से एंटर कर रहा है, माइनस से बाहर निकल रहा है, तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, V बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का E आप लोग इसको लिखोगे, ठीक है, माइनस का E आप लोग इसको लिखोगे, ठीक है, सीधा सीधा याद रख लीजिए। तो ये माइनस का E आपका हो गया, ठीक है, माइनस का E। और क्या होगा बोला सर, अगर आपके पास बैटरी इस तरीके से है, ये प्लस है, ये माइनस है, और यहां पे लूप की डायरेक्शन क्या है, इस तरीके से है। अगर ये लूप की डायरेक्शन इस तरीके से, तो ये क्या होगा, माइनस से एंटर कर रहा है, प्लस की तरफ जा रहा है, तो प्लस E आप लोग इसको लिखोगे। यार इन 4 पॉइंट्स को अगर आपने लिखना सीख लिया ना, तो इतनी गारंटी मैं देता हूं कि एक भी लूप के अंदर आपसे दिक्कत नहीं होगी, और ना ही आप लोगों से KCL KVL के अंदर दिक्कत होगी। बस दिमाग में बिठा के रख लो, अच्छे से सेट कर लो, इतना सा आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज आप लोग फंस जाते हो बस, ठीक है। तो ये दोनों लूप है, दोनों डायरेक्शंस हैं लूप की, जिस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना होता है वो मैंने आप सभी को यहाँ पे बता दिया है। अब चलते हैं आगे, अब हम लोग आगे चलते हैं और चीज़ों को यहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं और चीज़ों को देखते हैं, जिससे आप लोगों के सामने और भी चीज़ें, यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर, वोल्टेज करंट डिवाइडर आपके सामने होते हैं, लेकिन वो आप लोगों के सर्किट को जब मैं सॉल्व कराऊंगा उस टाइम पर मैं आपको बताऊंगा कि वोल्टेज डिवाइडर क्या होता है, करंट डिवाइडर क्या होता है, किस तरीके से आप चुटकियों में चीज़ों को कर लोगे, चुटकियों में चीज़ों को करते हुए आगे बढ़ जाओगे, वो सारी चीज़ें मैं आप सभी को करा दूंगा। अब चलिए आगे चलते हैं।
आगे आप लोगों का आता है बेटा व्हीट स्टोन ब्रिज। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यार व्हीट स्टोन ब्रिज जो आप सभी का है, ये हमारे एक साइंटिस्ट है व्हीट स्टोन, जिन्होंने क्या किया था, इसको इन्वेंट किया था। बेसिकली इसके अंदर 4 रेजिस्टेंस को हम लोग यूज करते हैं एक क्लोज सर्किट फाउंड करने, एक क्लोज सर्किट के फॉर्म में उसको हम लोग क्या करते थे, कनेक्ट, यानी कि अरेंजमेंट होता है। तो ये तुम्हारा क्या होता है, पी क्यू आर एस आप सभी का होता है, एक बैटरी से कनेक्टेड होता है। बैटरी से अगर कनेक्टेड है तो यहाँ पे करंट फ्लो होगा और करंट इनके अलग अलग ब्रांचेस के अंदर जाता है, जिसको आप लोग यहाँ पे क्या कर पाओगे, चीजों को कनेक्ट कर पाओगे। राइट है, समझ में आ रहा होगा सभी को, ये चीजें आप लोग दिमाग में बिठा लीजिए। अब यहाँ पे क्या है, देखो आपको पता लग गया कि पी क्यू आर एस है। अब सबसे पहले मैं एक चीज आपको बोलूंगा, सुनिएगा, ढंग से सुनिएगा। मैंने बोला सर क्या, यार देखो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, अगर ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है, ठीक है, ओके जी। अब आप लोग क्या कर सकते हो, यहां पे दिमाग लगाओगे, आपको जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है या जो भी सॉल्व करना है, आप ये देखोगे कि क्या इन दोनों का पोटेंशियल, वो सॉरी, इन दोनों का रेजिस्टेंस इन दोनों के रेजिस्टेंस के बराबर है। इनका मतलब रेशो आपको चेक करना, इन दोनों का रेशो इन दोनों के रेशो के बराबर है। अगर रेशो बराबर है तो उस केस में आप लोग बोलोगे कि बैलेंसिंग कंडीशन में, और फिर इसको सॉल्व कर दोगे। अब रेशो निकालने का सीधा सिंपल तरीका है, आप चाहो तो यहां पे क्या कर सकते हो, लूप लगा के भी सॉल्व कर सकते हो। मान लीजिए ये आपने लूप लगा दिया, ठीक है जी, एक लूप यहां लगा दिया, एक लूप इस तरीके से यहां पे लगा दिया। मैंने बोला कि सर यहां पे देखिए लूप की डायरेक्शन है और आपको पता है देखो करंट इस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। अगर करंट इस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है तो आप लोग बोलोगे कि लूप और करंट की डायरेक्शन एक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का I1P हो जाएगा। यहां पे इधर से घूम के आओगे, ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा, बोला सर I2R हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो भैया यहां पे आप लोग बोलोगे कि I1P इज इक्वल टू I2P है, I2R है, बोलो राइट है सर। तो यहां पे I1 बाई I2 करोगे तो ये क्या हो जाएगा, बोला सर R बटे में P आप सभी का हो जाएगा। और इसको जस्ट उल्टा करना चाहोगे तो I2 बाई I1 लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा भैया, P बाई R आप सभी का हो जाएगा। एक इक्वेशन तो ये होगी। इसी तरीके से दूसरे में आओ, यहां से देखो लूप की डायरेक्शन और ये दोनों सेम है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, माइनस का I1 क्या हो जाएगा बेटा जी, Q हो जाएगा, और यहां से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका I2S, क्या हो जाएगा, I2S आपका हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा, I1Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2S हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लो क्या हो जाएगा भैया, अगर यहाँ पे I2 बाई I1 लिखते हो तो उस केस में Q बाई S आप सभी का आ जाएगा, क्या आ जाएगा, Q बाई S। तो आप देखोगे कि दोनों केसेस में आप लोग बात करोगे तो I2 बाई I1 है, I2 बाई I1 है, दोनों की बात करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बोलो सर ये आ जाएगा P बाई R इज इक्वल टू Q बाई S, ठीक है। तो यही तुम्हारी क्या कहलाती है, इसकी बैलेंसिंग कंडीशन कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, बैलेंसिंग कंडीशन कहलाती है। अगर इसको देखते हो तो ये तुम्हारी हुई बैलेंसिंग कंडीशन, ठीक है जी। अगर ये बैलेंसिंग कंडीशन दिमाग में बैठ गया तो ये तुम्हारी क्या कहलाती है, बैलेंसिंग कंडीशन। इसी को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा, बोला सर P बाई Q कर लीजिए इधर और R बाई S कर लीजिए उधर। तो ये तुम्हारी क्या होती है बेटा, बैलेंसिंग कंडीशन होती है। इसी को हम लोग बोलते हैं बैलेंसिंग कंडीशन, ठीक है। अगर ये बैलेंसिंग कंडीशन है, मैंने आपको इसलिए तो बोला, मैंने आपको क्या बोला कि अगर इन दोनों का रेशो इन दोनों के बराबर है, इन दोनों के रेशो इन दोनों के रेशो के बराबर है, या इन दोनों का रेशो इन दोनों के बराबर है, तो उससे आपको पता लग जाता है कि ये हमारा क्या है, बैलेंसिंग कंडीशन में है या नहीं है। अगर ये बैलेंसिंग कंडीशन में है तो उस केस के अंदर गैल्वेनोमीटर जो है इसके अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। सेकंड चीज याद रखना है कि अगर तुमसे कल को I पूछ लिया जाए तो I कैसे निकालते हो, बोला सर I इज इक्वल टू होता है E बाई R। तो ये R कौन सा होगा, R इक्विवेलेंट। यानी कि अब अगर गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो ये दोनों क्या होंगे, सीरीज के अंदर, ये दोनों क्या होंगे, सीरीज के अंदर, और ये सीरीज में दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल के अंदर। तो इनको जब सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करना है, पहले सीरीज फिर सीरीज, फिर क्या होगा, दोनों का पैरेलल। इसको सॉल्व करोगे R इक्विवेलेंट आएगा। कल को अगर यहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस दे देता है तो वो इंटरनल रेजिस्टेंस किसके साथ ऐड हो जाएगा, इसके साथ। तो R इंटरनल भी लगा लीजिएगा। तो इस तरीके से I निकालना है अगर आपको न्यूमेरिकल में दे दिया जाता है तो ये आएगा भाई। मैं जो जो तरीका, जो जो चीज बोल रहा हूं ना भाई, एक एक चीज पे सवाल आएगा, दिमाग में बिठा लीजिएगा। आगे आता है मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज सबसे पहले कहानी है, बोला सर मीटर ब्रिज की अगर मैं यहां पे बात करता हूं किस पे बेस्ड है, सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए। बोला सर मीटर ब्रिज किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो याद रखिएगा प्रिंसिपल जो इसका है ना वो है व्हीट स्टोन का। किसका है भैया, व्हीट स्टोन का प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो ये तुम्हारा हो गया है व्हीट स्टोन प्रिंसिपल पे, ठीक है जी। एक तो याद ये रखिएगा क्या होता है, व्हीट स्टोन प्रिंसिपल पे वर्क करता है। मैंने बोला ठीक है जी, अगर ये व्हीट स्टोन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। अब सबसे बड़ी कहानी की तरफ चलते हैं। मैंने बोला सर क्या है कहानी, बोला सर कहानी की तरफ हम लोग चलते हैं। तो दिमाग में बिठाइएगा, यहां पे आप लोगों का क्या होता है, देखो ये आपकी एक 100 सेंटीमीटर की एक लेंथ होती है, 100 मीटर की एक सेंटीमीटर की एक लेंथ होती है, जिसको हम लोग एसी जो आप लोगों का यहां पे एंड से इस पे हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। ऊपर क्या होता है, रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, इधर क्या होता है, अननोन रेजिस्टेंस हम लोग रख देते हैं। यहां पे क्या कनेक्टेड होता है, जॉकी होता है। जॉकी को आप लोग पकड़ते हो, जॉकी को पकड़ने के बाद में आप लोग ये जो बैटरी का सेल है
ये हुआ, ये होता है रियोस्टेट। रियोस्टेट का मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस हम लोग इसको बोल देते हैं। सबसे पहले क्या किया आपने, जॉकी को पकड़ा, जॉकी को यहां पे मूव करा रहे हो, मूव कराने के बाद में एक कंडीशन ऐसी आ गई, मान लीजिए इस जगह एक कंडीशन ऐसी आ गई जहां पे गैल्वेनोमीटर है, इसके अंदर जो डिफ्लेक्शन है वो कितना आ गया, 0। अगर ये डिफ्लेक्शन 0 आ जाता है, यानी कि सर यहां पे 0 पॉइंट पे पहुंच जाता है, तो उस केस के अंदर आप लोग बोलोगे कि यही हमारी रीडिंग है, और इसको आप लोग बोलते हो पी। यानी कि जो ये बैलेंसिंग कंडीशन आई है, जहां पे ये वाला जो हिस्सा होता है छोटा वाला, इसको बोलते हैं पी, और जो बड़ा वाला हिस्सा होगा उसको बोलते हैं क्यू। यहां पे ये एल होगा। मान लीजिए कल को ये 34 सेंटीमीटर पे क्या आ जाता है, यहां पे गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन क्या हो जाता है, 0। बचा हुआ कितना हो जाएगा, 100 माइनस 34 आप लोग करते हो। तो इस तरीके से आप लोग इसको लिखते हो, ये तुम्हारा आर हो जाएगा, ये एस हो जाएगा। तो यार मैंने बोला, सुनो, मैंने सिंपली बोला कि सर कल को अगर मैं ये कहता हूं, कल को मैं ये कहता हूं कि मेरे पास ये किस कंडीशन पे वर्क कर रहा है, बोला सर बैलेंसिंग कंडीशन पे वर्क कर रहा है। किसकी बैलेंसिंग कंडीशन पे वर्क कर रहा है, बोला सर व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे एक वर्क कर रहा है। पहले तो ये पता होना चाहिए, व्हीटस्टोन जो ब्रिज है उसके प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है। अगर उसके प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है तो चलिए देख लेते हैं। तो व्हीटस्टोन के प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ, बोला सर इसकी बैलेंसिंग कंडीशन क्या हुई, पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस है, ये तुम्हारी बैलेंसिंग कंडीशन है। अगर मैंने बोला कि सर मान लीजिए ये एल सेंटीमीटर की लेंथ है, इसके अंदर रेजिस्टेंस मैंने मान लिया है कि क्या है, आर है, क्योंकि एकांक यूनिट, मैं बोलूंगा कि यूनिट लेंथ के अंदर रेजिस्टेंस जो है ना वो मान लो एक्स मान लो, यूनिट लेंथ है, यूनिट लेंथ के अंदर मैं बोलता हूं क्या हो गया, यूनिट लेंथ है, यूनिट लेंथ के अंदर अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करता हूं तो मान लीजिए इसको आर, क्योंकि आर तो है ना वहां पे, स्मॉल आर मान लेता हूं, स्मॉल आर ओम है, तो मैं बोलूंगा एल लेंथ के अंदर कितना हो जाएगा भैया, यहां पे एल सेंटीमीटर लेंथ के अंदर कितना हो जाएगा, बोला सर ये हो जाएगा मल्टीप्लाई से, तो ये हो जाएगा एल आर, ये हो जाएगा एल आर, ठीक है। और अगर मैं बोलूंगा 100 माइनस एल की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, बोला सर ये हो जाएगा 100 माइनस एल मल्टीप्लाई बाई आर। तो ये तुम्हारे रेजिस्टेंस हो गए। तो भैया ये तुम्हारा, इसको क्या बोलते हो, पी बोलते हो, इसको क्या बोलते हो, क्यू बोलते हो। तो यहां से देखो पी की वैल्यू क्या आ गई है, एल आर हो जाएगा, एल आर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 100 माइनस आर, 100 माइनस एल आर इज इक्वल टू आर बाई एस। तो भैया पता है ना, आर से आर कट जाएगा, क्या हो जाएगा, बोला सर आर बटे में एस इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाई 100 माइनस एल है, ठीक है जी। अब तुझे चाहिए एस की वैल्यू, एस क्या होता है, अननोन रेजिस्टेंस होता है, तो ये हो जाएगा 100 माइनस एल मल्टीप्लाई बाई आर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बेटा एल। तो इस तरीके से तुम लोग क्या निकालोगे, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालोगे जो वहां पे है। हो सकता है कल को वो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दे, मान लीजिए 1 ओम दे दिया, 2 ओम दे दिया, तुमसे बोल देगा कि बताओ इस रेजिस्टेंस बॉक्स में से कितना हमने निकाला है। एक चीज और याद रखिएगा, ये तो ठीक है मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया, दूसरी चीज एक और याद रखिएगा, आप लोगों को कई बार करेक्शन करने के लिए दे जाता है एंड करेक्शन, एंड करेक्शंस के लिए दे दिया जाता है। एंड करेक्शन में याद रखिएगा पहले तो नॉर्मल वैल्यू से निकालना है, और एंड करेक्शन जैसे ही होते हैं तो इस वाली लेंथ के अंदर इस वाले एंड करेक्शन को जोड़ दीजिएगा, इस वाली लेंथ के अंदर यहां से एंड करेक्शंस को जोड़ दीजिएगा, क्योंकि एंड करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार सवाल आ जाता है, एक सवाल आया हुआ है वो भी नीट के अंदर एंड करेक्शंस पे बेस। तो एंड करेक्शंस कैसे करोगे, बोले सर इस वाले एंड का तो राइट हैंड साइड का है तो राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड का तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आप लोग उसको क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, ठीक है जी। ये दिमाग में बैठ गया होगा, चलो ओके। अब आता है सबसे बड़ा लास्ट है जो पोटेंशियोमीटर है। पोटेंशियोमीटर आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इस पोटेंशियोमीटर की बात करता हूं तो चलिए पोटेंशियोमीटर को हम लोग समझ लेते हैं और चीजों को कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो देखो यार, पोटेंशियोमीटर की जब भी बात की जाती है तो बेसिकली इस पोटेंशियोमीटर को मैं 3 काम के लिए काम में लेता हूं। पहले तो ये पता होना चाहिए पोटेंशियोमीटर को हम लोग किस में काम में लेते हैं। बोले सर पोटेंशियोमीटर को हम लोग 3 काम के लिए लेते हैं। एक होता है नल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए, एक होता है ईएमएफ कंपैरिजन के लिए, थर्ड होता है इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। क्या होता है, बोले सर 3 काम के लिए लेता हूं। एक होता है नल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए, अगर मैं नल पॉइंट की बात करता हूं। दूसरा आप सभी का क्या होता है, बोले सर नल पॉइंट के बाद में ईएमएफ का कंपैरिजन करने के लिए, ठीक है जी, ईएमएफ कंपैरिजन करने के लिए, कंपेयर करने के लिए। और तीसरा जो होता है ना वो होता है इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए। क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए मैं इसको काम में लेता हूं। तो ये 3 पॉइंट्स के लिए मैं यहां काम में लेता हूं, बस याद रखिएगा। अब यहां पे कुछ ये वैल्यूज दे रखे हैं, इनको आप लोग पढ़ लीजिए। जैसे आप लोग बोला जाएगा कि फॉलोइंग पोटेंशियल क्या होता है, बोला पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ होता है, वो आप लोगों का पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है। या आप लोगों का क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी है, वोल्ट पर मीटर इसकी यूनिट होती है। आपको याद रखना है इसके अंदर कुछ नहीं है, सिंपल ये होता है कि सर बेसिकली इसको हम लोग पोटेंशियोमीटर क्या होता है, एक डिवाइस होता है जिसके द्वारा हम लोग पोटेंशियल को कैलकुलेट करते हैं। बस इतना सा आप सभी को पता होने चाहिए। यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको आप लोग लिख लीजिए जिससे आप सभी को चीजें पता लगेगी। वैसे पोटेंशियल ग्रेडियंट और उन चीजों के बारे में अभी मैं आपको देखो चुटकियों में सिखा देता हूं। चलिए आइए, सबसे पहले हम लोग बातें करते हैं
और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखो, आपको पता होना चाहिए भैया, पोटेंशियोमीटर की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? पोटेंशियोमीटर। तो यहाँ पे क्या हो गया है भैया, ये तुम्हारा हो गया है पोटेंशियोमीटर। तो ये देखो, ये तुम्हारा क्या हो गया, पोटेंशियोमीटर की बात करते हैं। तो पोटेंशियोमीटर क्या होता है? बोला सर पोटेंशियोमीटर हमारी एक डिवाइस होती है जिसके द्वारा हम लोग पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए कैलकुलेट करते हैं। सेकंड चीज, कितनी मीटर की लेंथ होती है? बोला सर 10 मीटर लॉन्ग होता है, यानी कि सर सीधा सीधा 1000 सेंटीमीटर इसकी क्या हो जाती है, लेंथ होती है। यानी कि 10 वायर्स की लेंथ आप लोगों का होता है, यहां से घूम के इधर गया, इधर गया, इधर गया, 10। अब उसके अंदर भी क्या करते हो आप लोग, वो ये जॉकी को लगा के चेक करते हो कि कहां पे इसकी पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ रही है। अब यहां पे मैंने बोला कि सर अगर ये है तो किस काम के लिए ले रहे हो? तो 3 पॉइंट है। एक तो है नल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है जी, नल पॉइंट अभी मैं बताऊंगा क्या होता है नल पॉइंट। दूसरा आप सभी का होता है ईएमएफ्स का कंपैरिजन करने के लिए, ठीक है जी, ईएमएफ कंपेयर करने के लिए इसको यूज किया जाता है। और तीसरे की अगर मैं बात करता हूं तो वो तुम्हारा होता है इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए। क्या होता है बेटा? इंटरनल जो रेजिस्टेंस होता है ना, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इसको काम में लेते हैं। अब याद रखिएगा 3 चीजें। अब यहां पे कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान लिख लीजिएगा कॉपी के अंदर। क्या होता है बेटा? एक्स्ट्रा ज्ञान की बात यहां पे मैं कर रहा हूं। क्या होता है एक्स्ट्रा ज्ञान, उसको दिमाग में बिठा लीजिएगा। एक्स्ट्रा ज्ञान क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार ये एक्स्ट्रा ज्ञान। ये एक्स्ट्रा ज्ञान है, आपको याद रखना है। देखो एक्स्ट्रा ज्ञान के अंदर लिख लो, केस 1 ले रहा हूं। केस 1 क्या है? जब आप लोगों, केस 1 कौन सा है? जब आपका करंट क्या होता है? 0। करंट 0 का मतलब क्या होता है? देखो क्या हुआ, मान लीजिए मैंने आप सभी को बोला कि सर मेरे पास क्या है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है जी, ये इस बैटरी से कनेक्टेड है। और बैटरी से जब ये कनेक्टेड है, मैंने बोला बैटरी से का ईएमएफ क्या है? ई है, ये ए है, ये बी है। आपको याद रखना है। और ये क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। और मैंने बोला कि सर सिस्टम के अंदर करंट कितना जा रहा है? 0। तो उस केस में आप लोग बोलोगे कि सर ऐसा क्यों है? बोला इसका केस का मतलब ये होता है कि जब भी आप लोगों का जो हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, यानी कि सर जो आप लोगों का पोटेंशियल है उसकी वैल्यू अगर ईएमएफ के बराबर है, उस केस के अंदर इसके अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। याद रख लीजिएगा। यानी कि सर जब भी आप लोगों का पोटेंशियल जो है ए बी के अक्रॉस अगर इक्वल्स टू किसके है? ई के, तो उस केस के अंदर इसके अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि जब सारी चीजें सेम पोटेंशियल पे होगी तो ऑब्वियसली बात है नहीं करेगा। दूसरे के केस की मैं बात करता हूं, ये तो पहला केस हुआ। दूसरे केस की बात करता हूं, वो केस तुम्हारा होता है डिस्चार्जिंग का केस। किसका है? डिस्चार्जिंग का केस। अब ये डिस्चार्जिंग क्या होती है समझने की कोशिश करिएगा। ये है डिस्चार्जिंग केस जो अभी अभी मैं पढ़ा के आया था उसके अंदर। तो ये क्या होता है? डिस्चार्जिंग केस होता है। कैसे? मान लीजिए तुम्हारा ये क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये तुम्हारी क्या है? एक बैटरी है, ठीक है जी। ये तुम्हारा ए टर्मिनल है, ये तुम्हारा क्या है? बी टर्मिनल है। तो इस केस के अंदर आपको पहचानना है कि करंट क्या हो रहा है। बोले सर करंट इधर जा रहा है। करंट क्या हो रहा है? इधर जा रहा है। ये तुम्हारा क्या है? आर है। ये तुम्हारी क्या है? बैटरी है। इसका ईएमएफ क्या है? ई है। तो मैं ये कह रहा हूं कि सर जब भी ऐसी कोई कंडीशन हो रही है जिसमें डिस्चार्जिंग हो रही है, तो डिस्चार्जिंग के केस में क्या होता है? बोला सर ई इज इक्वल टू वी ए बी प्लस में क्या हो जाता है? आई आर आप सभी का हो जाता है। ये होते हैं डिस्चार्जिंग केस, आपने पढ़ के आए हो अभी अभी। और यहां पे अगर मैं वी ए बी की बात करता हूं, कितना हो जाएगा? बोला सर ई माइनस में आई आर आप सभी का हो जाता है डिस्चार्जिंग केस। थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है उस केस को हम लोग बोलते हैं, बोला सर चार्जिंग केस होता है। क्या होता है? थर्ड की जब बात करते हो तो वो क्या होता है बेटा? उसको बोला जाता है चार्जिंग केस। तो ये तुम्हारा हो जाता है चार्जिंग केस। चार्जिंग केस का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए ये तुम्हारा इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये तुम्हारी क्या है? बैटरी है। यहां पे इसको ए टर्मिनल बोला है, इसको बी टर्मिनल बोला है। चार्जिंग का केस का मतलब करंट अंदर की तरफ आ रहा है, ये आर है, ये ई है। तो उस केस के अंदर याद रख लीजिएगा ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? बोला सर ये हो जाएगा ई इज इक्वल टू वी ए बी माइनस में क्या हो जाएगा? आई आर हो जाएगा। और वी ए बी अगर कैलकुलेट करते हो तो ये तुम्हारा हो जाएगा ई प्लस में आई आर। तो ये इस तरीके से आपको याद रखना है। तो ये 3 केसेस होते हैं, वी ए बी इज इक्वल टू ई प्लस में आई आर आप सभी का हो जाएगा। भैया चार्जिंग केस क्या होता है, डिस्चार्जिंग केस क्या होता है, ये आप लोगों का है, जो मैंने आप सभी को अभी अभी समझा दिया, जिससे आप लोग चीज़ों को बहुत आसानी से समझ रहे हैं। ठीक है जी, ये तुम्हारा चार्जिंग और डिस्चार्जिंग केस की बात हमने यहाँ पे कर ली है, इसको दिमाग में बिठा लीजिएगा। ठीक है जी, अब आते हैं बात, हम लोग काम की बात करते हैं थोड़ा सा और। ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग का केस की बात कर ली है। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ आप सभी से, एक होता है, अभी वर्ड पढ़ के आए थे ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट की जब भी हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे एक वर्ड लिख लीजिएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट। कॉपी के अंदर लिखेगा, मान लीजिए क्या बोल रहा हूँ मैं, एक वर्ड है पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो इसको लिखिएगा कॉपी के अंदर। पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं कि क्या होता है ये पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है जी, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? बोले सर पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ की बात है। क्या होता है? पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ की बात है। ठीक है जी, यहाँ पे लिख लीजिए क्या होता है। बोले सर ये होता है पोटेंशियल ड्रॉप। ठीक है जी, क्या होता है? पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ की बात है। तो पर यूनिट
लेंथ की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, जिसको आप लोग यहाँ पे बोलते हो, ये क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। इसको डिनोट किससे किया जा सकता है भैया, फाई से भी लिख लेते हैं, और किससे लिख सकते हैं, डीवी बाई डी एक्स से भी आप लोग इसको लिख लेते हो। तो याद रखिएगा, डीवी बाई डी एक्स से भी लिख लेते हो या फाई से भी लिख लेते हो। मैंने बोला कि सर मेरे पास क्या है, कोई एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ कुछ है 20 सेंटीमीटर, जिसकी लेंथ कितनी है भैया, 20 सेंटीमीटर है, ठीक है जी, ओके। इसका जो पोटेंशियल है, हायर पोटेंशियल की मैं बात करूंगा तो वो कितने पे है, 100 वोल्ट पे है, और लोअर जो है ना, यानी कि इधर वाला है, वो कितना है, 0 वोल्ट पे। अब आप बताइए 100 से लेके 0 है, ठीक है, और 20 मीटर की इसकी क्या है, लेंथ है। मैं अगर से पूछना चाहता हूं कि पोटेंशियल ड्रॉप क्या है, तो कितना होगा, बोला सर पोटेंशियल ड्रॉप होगा डीवी बाई डी एक्स है, यानी कि सर पोटेंशियल में चेंज कितना आ रहा है, बोला सर 100 है, 0 है, तो यार 100 माइनस 0, ठीक है जी, डिवाइडेड बाई लेंथ कितनी है, 20, तो कितना हो जाएगा, बोला सर 100 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 20, सीधा सीधा कितना हो जाएगा, 5, ये हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये होता है तुम्हारा पोटेंशियल ड्रॉप। अब कल को तुमसे ये बोल दिया जाता है, मैं ये बोलता हूं कि सर मान लीजिए मैं ये कहना चाहता हूं कि तुम्हारे पास एक लेंथ है 2 सेंटीमीटर की, मैंने बोला कि तुम्हारे पास लेंथ है 2 सेंटीमीटर की, उसके अक्रॉस बताइए वोल्टेज कितना होगा। मैंने बोला कि सर ये मान लीजिए ए पॉइंट है, ये तुम्हारा बी पॉइंट है, और यहां पे कहीं मैंने एक सी पॉइंट ले लिया जिसकी लेंथ कितनी है, उसकी लेंथ है 2 मीटर की, ठीक है जी। अब मैं बोल रहा हूं कि बताइए यहां पे पोटेंशियल एसी क्या होगा। तो याद रखिएगा, पोटेंशियल एसी अगर निकालना है तो ये क्या होता है, बोला सर जो भी लेंथ है वो इनटू में जो भी तुम्हारा पोटेंशियल ड्रॉप है वो, ठीक है जी, ये तुम्हारा क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप, ये क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट तुम्हारा आ गया। तो कितना आ जाएगा, बोला सर 2 गुणा में 5 कर लो, सीधा सीधा वोल्ट के अंदर आ गया, सीधा सीधा क्या आ जाएगा, वोल्ट के अंदर, यानी कि सर कितना आ जाएगा, 10 वोल्ट आप सभी का आ जाएगा कि भैया ये कितना वोल्टेज है, 10 वोल्ट का आप सभी का है। तो ये तुम्हारा कहलाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या कहलाता है बेटा, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। अब मैं बात करता हूं एक नल पॉइंट की बात करता हूं, जिससे थोड़ा सा आपके दिमाग में और कैलकुलेट होंगी चीजें, टच करेंगी चीजें। देखो नल पॉइंट क्या होता है, अब ये नल पॉइंट की बात भी कर लेते हैं कि सर जी नल पॉइंट क्या होता है। आइए नल पॉइंट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। नल पॉइंट क्या होता है, सीधा सिंपल, पहले तो नल पॉइंट की बात करते हैं। बोलो सर नल पॉइंट का मतलब होता है जिसके अंदर गैल्वेनोमीटर के अंदर जो डिफ्लेक्शन होगा ना, वो कितना होगा, 0। गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन कितना होने वाला है, 0 आप सभी का है, याद रख लीजिए। तो नल पॉइंट का मतलब क्या है, गैल्वेनोमीटर जो आप सभी का है, क्या है, गैल्वेनोमीटर जो आप सभी का है उसके अंदर डिफ्लेक्शन कितना होगा, डिफ्लेक्शन आप सभी का हो जाता है 0। तो ये तुम्हारा क्या कहलाता है, ये तुम्हारा कहलाता है यहाँ पे नल पॉइंट। नल पॉइंट आप सभी का होता है। तो मैंने क्या किया है, एक बैटरी ले लिया, बैटरी को मैंने कनेक्ट कर दिया। मान लीजिए एक बैटरी है इस तरीके से, ठीक है जी, ये बैटरी है 100 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है जी, ये इसका प्लस है, ये माइनस है। मैंने एक वायर कनेक्ट कर दिया इससे, ये वायर की जो लेंथ है वो कितनी है, वापस से 20 सेंटीमीटर है, वो सॉरी 20 मीटर है, सेंटीमीटर नहीं 20 मीटर है, ठीक है जी। वायर की लेंथ कितनी है, 20 मीटर है। अब मैंने नीचे क्या किया, एक और बैटरी लगा दिया एक इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ। क्या किया है, एक बैटरी और लगा दी है यहाँ पे, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ है, और इसके साथ मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर टच कर दिया। क्या कर दिया, गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया है। तो ये तुम्हारा गैल्वेनोमीटर है जो इसके साथ कनेक्टेड है, और यहाँ पे क्या लगी हुई है, इसकी जॉकी, क्या लगा हुआ है, इसका जॉकी लगा हुआ है, ठीक है। अब मैं आप सभी से कहता हूं, मान लीजिए ये तुम्हारा कितना है, 8 वोल्ट का है, यहाँ पे करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक है जी, प्लस है, ये तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा क्या है, बी है, ठीक है जी। सबसे पहला मैं आपसे बोलता हूं, मैंने बोला कि सर क्या है कि ये आपका ए बी हो गया, 8 वोल्ट हो गया, और ये हो गया तुम्हारा आर, ठीक है जी, ओके। अब सबसे पहले मैं ये बोलता हूं कि मान लीजिए सर एक्स लेंथ थी, इस एक्स लेंथ के ऊपर क्या हुआ है, एक्स लेंथ है, ठीक है जी, एक्स मीटर की लेंथ है, जिस लेंथ के ऊपर क्या हुआ है सर, हमारा जो गैल्वेनोमीटर है उसके अंदर डिफ्लेक्शन कितना हो गया, 0। अब मुझे बताइए इस एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है, कितने पे जाके इसके अंदर सिस्टम के अंदर सीधे चीजें क्या हो गई है, 0 हो गई है। नल पॉइंट की बात कर रहे हैं ना कि भैया मैंने बोला कि सर ये एक्स सेंटीमीटर है जिसके ऊपर गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन कितना हो गया, 0। अब मैं पूछना चाहता हूं इस एक्स की लेंथ बताइए, तो कैसे निकलेगा, देखो सबसे पहले आपको पता है ना क्या हुआ है, बोले सर गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट क्या हो गया, 0। अगर गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट 0 हो गया है तो इसका मतलब क्या हुआ है, बोले सर इसके अंदर 0 करंट है। अब करंट क्या फ्लो कर रहा है, 0, और करंट 0 फ्लो करेगा तो ऑब्वियसली बात है जो वोल्टेज अक्रॉस होगा ए बी, वोल्टेज अक्रॉस जो होगा वो ए बी किसके बराबर होगा, बोला 8 वोल्ट के बराबर होगा। देखो यही कंडीशन है ना, देखो यही कंडीशन है। बोले सर अगर यहाँ पे आई करंट 0 हो रहा है, क्यों, क्योंकि सर गैल्वेनोमीटर के अंदर 0 है करंट, गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट 0 है, इसका मतलब इस वाले के अंदर 0 करंट है, तभी जाके हुआ। तो वोल्टेज ए बी अक्रॉस कितना हो जाएगा, 8 वोल्ट हो गया। मैंने बोला ठीक है। अब ये मैं बोलता हूं कि मैं निकालना चाहता हूं पहले इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, बोला सर फाई से डिनोट कर दो या फिर इससे कर दो, तो क्या हो जाता है, बोले सर वोल्टेज का डिफरेंस, तो 100 माइनस 0 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 100 माइनस 0 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बेटा जी, 20। अगर ये 20 है तो भैया देखो सीधा सीधा 5 वोल्ट पर मीटर आ गया है, 5 वोल्ट पर मीटर आ गया है। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि ये एक्स की लेंथ कितनी है। आपको अगर याद होगा मैंने आपको बताया था ना कि अगर ये
वोल्टेज निकालना है, अगर इसका अक्रॉस जो वोल्टेज है वो मुझे निकालना है तो वो मैं निकाल सकता हूं। तो मैंने बोला कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो किसके बराबर होगा, बोला सर इसके बराबर जो लेंथ के अंदर, लेकिन मेरे को वोल्टेज नहीं चाहिए, मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए इसकी लेंथ, मुझे क्या चाहिए, लेंथ चाहिए। और लेंथ निकालने का तरीका यह है कि भैया जो भी है समझने की कोशिश करिएगा। मैंने बोला x इंटू में, देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसका पोटेंशियल इस वाले पोटेंशियल के बराबर होना चाहिए। अगर मैं बात करूं तभी तो ये जीरो होगा ना, गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन जीरो है। अगर मैं कहता हूं कि गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन जीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो यहां पे पोटेंशियल है वो इस पोटेंशियल के बराबर होगा, तभी तो जाके जीरो हुआ होगा, क्योंकि पोटेंशियल जब बराबर हो जाएगा तभी तो जाके करंट जीरो होगा, अदरवाइज तो करंट जीरो नहीं हो सकता है, ऑब्वियसली बात है। बोलो राइट है सर। तो इसका मतलब x इंटू पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। तो यहां से क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 8/5 हो जाएगा, सीधा सीधा 1.6, कितना हो गया 1 और 3 है 6, तो 1.6 मीटर, यानी कि ये 1.6 मीटर की डिस्टेंस है जिसके ऊपर यहां पे आप सभी का नल पॉइंट आप सभी को मिला है। तो ये नल पॉइंट फाइंड आउट करने का तरीका है जो दिमाग में आप सभी का होना चाहिए। इसी तरीके से आप लोग और चीजों को निकालते हो नल पॉइंट के अलावा। अगर मैं यहां पे ईएमएफ्स का कंपैरिजन बोलता हूं, किसकी बात करता हूं, अगर मैं यहां पे ईएमएफ्स का कंपैरिजन बोलता हूं तो ये लो, ईएमएफ्स का कंपैरिजन कर लो। तो ईएमएफ्स का कंपैरिजन भी इसी तरीके होता है। तो ईएमएफ का कंपैरिजन तो बेटा आप लोगों को सीधा सीधा याद रख लीजिए कि भैया E1/E2 इज इक्वल टू क्या हो जाता है, L1/L2 है। वो आपको बोलेंगे कि भैया पहले कुछ आप लोगों के पोटेंशियल था, उस केस में क्या बोलेगा ईएमएफ आपका कुछ इतना था, उस केस के अंदर हमने ये देखा कि उसकी लेंथ तो कुछ और थी। अब बताइए किस वोल्टेज के ऊपर इसकी लेंथ उतनी हो जाएगी, बस उस तरीके से आप लोगों से पूछा जाएगा, जो आप लोगों का कहलाता है ईएमएफ्स का कंपैरिजन। अब तीसरा जो होता है ना वो होता है इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना। क्या होता है बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस की बात हम लोग यहां पे करते हैं। तो इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने की बात है। क्या होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, तो देखो इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है तो ये होता है स्मॉल r इज इक्वल टू, यहां पे देखो E1/E2 लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो E1/E2 लिख सकते हो, नहीं तो इसको मान लीजिए E, इसको मान लीजिए V, क्या मान लीजिए, इसको मान लीजिए E, इसको मान लीजिए V, तो दोनों केस बराबर होंगे। तो इस केस में हो जाएगा R इज इक्वल टू E/V होगा, माइनस का 1 हो जाता है, इंटू में क्या हो जाएगा बेटा R। तो इस तरीके से तुम लोग ये इंटरनल रेजिस्टेंस है इसको भी फाइंड आउट कर सकते हो, E/V माइनस का 1 इंटू में क्या हो जाएगा R। तो ये तीन तरीके थे जिनको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। वैसे तो देखो तुम्हें पोटेंशियल ग्रेडियंट भी फाइंड आउट करने के लिए बोल सकता है, हो सकता है तुम्हें नल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए बोल दे, हो सकता है तुम्हें ईएमएफ कंपैरिजन करने के लिए बोल दे, या हो सकता है इंटरनल रेजिस्टेंस करने के लिए बोल दे। तो इस तरीके से आप सभी को पता होना चाहिए कि सर क्या क्या इसके अंदर चीजें होती हैं, किस तरीके से चीजें होती हैं। ये एक छोटी छोटी चीजें हैं, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ईएमएफ का कंपैरिजन बहुत आसान है, कैसे कर सकते हो, मान लीजिए उसी तरीके से ईएमएफ, अब आपको ईएमएफ अलग अलग निकालना पड़ेगा और उसको सॉल्व करना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आप लोगों ने सारी चीजों को कर लिया। तो ये मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है जो आपको यहाँ पे करना था। ठीक है जी, अब यहाँ पे बात करते हैं आगे। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो एक सवाल है, इसको आप लोग होमवर्क के फॉर्म में कर लीजिएगा, बहुत प्यारा सा सवाल है। देखो इसके अलावा मैं एक चीज बोलूंगा कि आप लोग अड्डा 24/7 के प्रीमियम बैचेस के साथ जुड़ सकते हो अगर आपको तैयारी जबरदस्त तरीके से करनी है। ये तो बहुत, मैं बोलूंगा कि आप ये मान के चलिए बहुत लंबा प्रैक्टिस हम लोग करते हैं जब पेड क्लासेस के अंदर होते हैं। तो आप लोग हमारे साथ जुड़ के अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर लीजिए, जैसे आप लोग सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़े और सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ के अपना जो सिलेक्शन है उसको सिक्योर करें, बोर्ड के अंदर अच्छा परसेंटेज लेके आए, क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक चीज आपको पढ़ाई जा रही है, चाहे वो डिलीटेड हो चाहे नहीं है डिलीटेड, वो सारी चीजें यहाँ पे कराई जा रही है। ठीक है बेटा जी, तो आप लोग यूजिंग द कोड Y485 जो आपके भाई का कोड है लगा के आप लोग एनरोल कर सकते हो। इसके अलावा अगर कोई डाउट है तो gajendra.kumar@adda247.com पे आप लोग मेल कर सकते हो, अपना नेम, अपना मोबाइल नंबर और जो भी आपकी क्वेरी है वो, और आप यूट्यूब स्टूडेंट हो या पेड स्टूडेंट हो वो आप लोग लिख के भेज सकते हो। इसके अलावा अगर फिर भी आप मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हो इसकी फाइल्स वगैरह को लेने के लिए, तो फिजिक्स बाय गजेंद्र सर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए उस ग्रुप को, उसके अंदर लगभग 25,000 के आसपास बच्चा है आप जैसा प्यारा प्यारा, तो ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है बेटा जी, सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय टू ऑल। और सबसे पहले कि कैसे आपको ज्वाइन करना है वो भी सिखा देता हूं। तो ज्वाइन करने के लिए अगर हमारे पेड बैचेस के साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो सिंपली क्या करना है बेटा, आप सभी को क्या करना है, अड्डा 24/7 पे जाना है। जैसे ही अड्डा 24/7 पे जाएंगे पहले लिंक पे क्लिक करना है, इसके बाद में ऑल कोर्सेज पे जाना है। जैसे ही ऑल कोर्सेज पे जाएंगे बेटा यूजी एंड पीजी पे जाना है, यूजी पे क्लिक करना है। यूजी पे क्लिक करने के बाद में साइंस के स्टूडेंट है तो साइंस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद में देखो जो भी हमारे लेटेस्ट बैचेस होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं, जैसे समर्थ पॉइंट 2.0 है और इसके अलावा और भी बैचेस हैं जो भी हैं। मैं तो ये बोलूंगा कि महापैक आप लोग बेटर लीजिएगा, महापैक बेनिफिशियल होता है। ठीक है, तो बाय नाउ पे जाना है, एंटर कूपन कोड करना है। क्या कूपन कोड है बेटा जी, देखो आप सभी को अड्डा के अंदर सबसे मैक्सिमम डिस्काउंट देने वाला कोड है Y485। ठीक है, Y485 लगाएंगे तो देखो ये रहा, अच्छा खासा डिस्काउंट आप सभी को दिया जा रहा है। यूजिंग दिस कोड आप लोग एनरोल कर सकते हो और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से करके आगे बढ़ सकते हो। चाहो तो आप लोग
महापैक है उसके अंदर भी एनरोल कर सकते हो। महापैक का ये है कि भैया एक बार आपने बैच ले लिया, उसके बाद में आप लोगों को कोई बैचेस नहीं लेना, सब कुछ इसी के अंदर मिल जाएगा। महापैक में जाइए, देखो ये रहा CUT साइंस डोमेन है PCM के लिए ये है, और विदाउट बुक ये है, विद बुक ये है, विदाउट बुक ये है। तो विद बुक लीजिएगा, बुक्स भी आपके घर पे डिलीवर होंगी। तो यहाँ पे बाय नाउ पे जाना है, एंटर कूपन कोड क्या है, क्या है बेटा, Y485 लगाएंगे। देखिए ये रहा, लगभग ये 14,000 रुपए के आसपास आप सभी को ये मिलने वाला है। लेकिन मैं एक चीज बोलूंगा, सबसे बेस्ट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस चीज को लेते हैं। बच्चे बोलते हैं कि सर महापैक का बेनिफिट ये है कि मल्टीपल टाइम्स लाइव बैचेस जो आते हैं वो सारे आपको मिलते हैं, साथ ही साथ आपको बुक्स भी मिलेंगी, और उसके अलावा अगर कोई भी चीजें, मेंटरशिप वगैरह सब कुछ आप सभी को इसके अंदर सारी चीजें मिलती हैं। अनलिमिटेड एक्सेस है सारी चीजों के, ठीक है बेटा जी। सो थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं इस प्रकार के और सेशंस में CUT अड्डा 24/7 के ऊपर। कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा कैसा लगा आप सभी को पढ़ने के बाद। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू।